इफ आई गिव अ क्रक्स हियर, तो अकाउंट्स के अंदर बेटा मेजर चेंजेस हैं। अगर जिस बच्चे ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस दोनों का सिलेबस दोनों कवर पढ़ रखे हैं, दोनों कवर करे हुए हैं, आपके लिए चेंजेस कम है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ग्रुप 1 विदाउट एनी वरी, आप कवर कर लेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने सिर्फ ग्रुप 1 का अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, ग्रुप 2 का अकाउंट्स कभी भी नहीं पढ़ा है, बेटा आपके लिए लगभग 70% चेंजेस है। क्योंकि आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो लगभग 70% सिलेबस आपने नया पढ़ना है। और क्योंकि पेपर पैटर्न के अंदर चेंज है, अकाउंट्स में बेटा पहली बार एमसीक्यू आ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट में फिर भी यू हैव एन आइडिया कि कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स में पहली बार एमसीक्यू आने वाले हैं, वो भी केस स्टडी बेस्ड। और जब मैं बात करता हूं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज की, देयर विल बी इंटरकनेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दे इट कैन हैपन कि आपको एक केस स्टडी आ रही है जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 भी है, 16 भी है, 11 भी है, चारों को कंबाइंड करके आपको एक केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो वी डोंट नो व्हाट इंस्टीट्यूट कैन कम अप विद। जब तक हमारे पास इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई बुकलेट नहीं आती है केस स्टडी एमसीक्यू की, हम नहीं जज कर सकते कि कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंड द लेवल ऑफ एमसीक्यू जो मुझे देखने को मिला है आईसीए के करंट स्टडी मटेरियल के अंदर, न्यू स्टडी मटेरियल में, आप अगर बेयर टेक्स्ट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, आप तभी आंसर कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के जा रहे हैं, या सिर्फ क्वेश्चन करके आप सोचते हैं कि आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे वो 30 मार्क्स, तो ऐसा नहीं होने वाला। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, और आपको लगता है कि आपका टेक्स्ट उतना स्ट्रांग है, लॉ उतना स्ट्रांग है, दैट यू कैन डिवोट अ सफिशिएंट टाइम इन ग्रुप 1 अकाउंट्स, then go for group 1. Otherwise my suggestion would be to go for group 2 in my 24, and start coaching of either accounts, या थोड़ा बहुत अकाउंट्स आप वैसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, 2 महीने आप अकाउंट्स पढ़िए, फिर लास्ट 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम से ग्रुप 2 पे फोकस करो, ग्रुप 2 निकालो, देन कंटिन्यू विद योर अकाउंट्स अगेन, एंड नवंबर में ग्रुप 1 क्लियर करके आप क्लियर कीजिए। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे तो बड़ा ही एम करना है कि अब मैंने एक फेलियर देख लिया, मुझे अब प्रूव करना है अपने आप को, क्योंकि कईयों में होता है ये चीज कि नहीं यार मैं फेल कैसे हो गया, कि मुझे अब कुछ ऐसा करना है विच इज मेमोरेबल। आपके अगर वो इंटेंशन है, तो मैं अगर उस बच्चे को ये सजेशन तक दूंगा, अगर आपको लगता है कि यू डोंट सी दैट थिंग हैपनिंग इन मई 24, स्किप मई 24, टारगेट रैंक इन नवंबर 24, और नवंबर 24 के लिए बेटा जी जान लगा के तैयारी शुरू करो। सो दैट वुड बी माई सजेशन। एक डाउट आया है, मैंने ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट दिए थे, ग्रुप 2 में सिर्फ एफ एम इको ऑडिट दिया था। मैंने नवंबर में कोई एक ही ग्रुप देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में पास होना है। प्लीज मुझे बताइए मैं कौन सा ग्रुप दूं। अनुज आप पूछ रहे हैं नवंबर में आप एक ग्रुप देना चाहते हैं, आप मई में एक ग्रुप आप मई में देना चाह रहे हैं और एक ग्रुप आप नवंबर में देना चाह रहे हैं, राइट अनुज? ओके, हाँ। मई में आप एक ही ग्रुप देना चाहते हैं। बेटा अगेन मेरा आपसे क्वेश्चन वही रहेगा कि आपने ग्रुप 2 का अकाउंट पढ़ा हुआ क्या? नहीं, उसने एफएमई को ऑडिट दिया था बस, ग्रुप 2 का। आपने ग्रुप 2 का अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं है, राइट? और नहीं। ग्रुप 1 में आपका स्टेटस क्या था बच्चे? इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मैं पूछना चाहूंगा कि टेक्स्ट में आप कितना कॉन्फिडेंट है, या लॉ में आप कितना कॉन्फिडेंट है, और आपका अकाउंट्स का स्कोर क्या था? अगर आप मुझे वो बता सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं, चलेगा मुझे। आपका टेक्स्ट में ओके, अकाउंट्स में आपका स्कोर बेटा अच्छा है, और लॉ में बेटा कॉस्टिंग का भी एक बार स्कोर आप बता दीजिए। अनुज आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो। हाँ जी बच्चे, आप बात भी कर सकते हैं मेरे से, डोंट वरी। कॉस्टिंग में 45, ओके, 90 90 एंड ये सब सीखा। अकाउंट्स अगर पढ़ना भी है तो उसको कॉस्ट और उसको टैक्स और लॉ भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी बच्चे पड़ेगी। देखो आपको टैक्स में भी बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम टैक्स का स्कोर देखें मेरे अकॉर्डिंग, आपको टैक्स में भी अच्छे खासे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और अकाउंट्स में भी अच्छे खासे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो कंसीडरिंग योर स्कोर्स, मेरी आपको यही ओपिनियन रहेगी कि यू कैन टारगेट ग्रुप 2 इंस्टेड ऑफ ग्रुप 1 इन माइंड, क्योंकि ऑडिट आपने दिया था, ऑडिट का पोर्शन कंपेरेटिवली कम है,
ठीक है। और ग्रुप 1 के सब्जेक्ट में मैं कंपैरिजन करूं तो एफएम आप पढ़ चुके हैं, तो आपने एक एसएम पढ़ना है, और सेकंड आपने जो सब्जेक्ट पढ़ना है दैट दैट विल बी देन योर कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो मेरा सजेशन आपको ग्रुप 2 देना रहेगा। और ऑडिट में स्कोर 47 का रहा है। आई थिंक शौर्य सर इतना बुरा स्कोर नहीं है ऑडिट में, जबकि हाँ, ऑडिट का इस बार जो रिजल्ट रहा था वो बहुत कम स्कोर रहे हैं बच्चों के। थोड़ा सा तो ट्रिकी। कंसीडरिंग 47 इट इज अ गुड स्कोर इन माय ओपिनियन, बाकी शौर्य सर बताएंगे। नहीं नहीं, इट वाज गुड, मतलब लास्ट ईयर एग्जाम के हिसाब से इट वाज, मतलब तैयारी थी। इट्स लाइक दैट कि पढ़ा हाँ हुआ है तो, और यू कैन इजीली कॉप अप विद द, मतलब क्विक बिल्कुल। सेशन, तो यू कैन इजीली गो विद अहेड। हम इसको टारगेट कर सकते हैं थ्रू 60, टेंशन नहीं है। तो आई थिंक हमें अनुज को आई थिंक ग्रुप 2 के लिए जाना चाहिए। व्हाट्स योर कॉल शौर्य सर, अनायता मैम? डेफिनेटली, ग्रुप 2। क्योंकि आपने वैसे भी नहीं पढ़ा ग्रुप टू का, अकाउंट्स तो बिल्कुल ही नया है, तो वही बात आ गई कि 70% मेहनत तो अकाउंट्स पड़ेगी। तो बेटर है कि अनुज ग्रुप। हमारी अनुज हमारी सजेशन यही रहेगी कि आप बेटा ग्रुप 2 के लिए जाइए। और अगर आपको लगता है कि ग्रुप 2 साथ में आप कोई सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, इफ यू नीड कोचिंग व्हाट यू कैन डू कि आप ग्रुप 1 की कोई कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो किसी एक सब्जेक्ट की। ठीक है। अदरवाइज अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हो, कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रिपेयर करके ना प्रिपेयर करना शुरू कर दो अपने लेवल पे। दो हम्म, महीने आप उसके ऊपर लगाओ, 2 महीने लगा लीजिए, देन कंप्लीटली ग्रुप 2 के ऊपर फोकस करके आप निकालो, देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन अगेन आफ्टर एग्जामिनेशन। बट मैं किसी बच्चे को ये सजेशन नहीं दूंगा जो बच्चे ऐसा करते हैं कि हम सर एक ग्रुप पूरा प्रिपेयर कर लें, दूसरे सब ग्रुप में एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन के लिए चले जाए। बेटा प्लीज ऐसा कोई बच्चा मत करना। क्लियर कट नो है इस चीज के लिए कि आप एक ग्रुप प्लस एक एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं यू हैव टू अपेयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ना। आप अपना कहीं ना कहीं वो भी अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। एंड क्या आप लिख के दे सकते हैं कि यस एग्जामिनेशन आ ही जाएगी? बेटा जरूरी नहीं है कि पेपर हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हो। और उसकी वजह से तो तुम मेरा अलग कर लेते हो पढ़ने के मेरा चक्कर। सजेशन रहेगा ऑलवेज अपेयर फॉर वन ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, और पूरा ढंग तो ढंग से पढ़ के, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए किसी पेपर को टारगेट करके अभी मत जाओ। हाँ जी शौर्य सर, आप कुछ बोल रहे थे। जी जी मैं ये सर। कह रहा था कि ये जो थ्योरी है ये वैसे भी खराब है, क्योंकि इसके चक्कर में हम किसी के एग्जाम्पशन लेने के चक्कर में हम ऑलरेडी अपना सिंगल ग्रुप पे भी उतना फोकस नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ वन। यस यस और वहां भी इससे बेटर तो बिल्कुल। ये है कि तुम अपने करंट वाला जो ग्रुप दे रहे हो उसमें एग्जाम्शन के लिए जाओ सारे सब्जेक्ट्स में, rather देन किसी और ग्रुप का एक सब्जेक्ट लेने से। और सेकंड मैं ये बोलूंगा अनुज कि तुम अभी भी जो शुरू करना है तो ग्रुप टू जरूर शुरू कर दो, साथ में अकाउंट्स शुरू कर देना। और आप उसका एक मॉर्निंग का 2-3 घंटे का एक स्लॉट अपने लिए छोड़ दो कि हम्म बस मैं इसको अकाउंट पूरा करूंगा, लेट्स से हाँ मॉर्निंग बिल्कुल 6 और 7 to 10, ताकि आप जब 11 बजे के बाद थ्रू आउट द डे यू प्रिपेयर योर ग्रुप टू। उससे पहले आप 3 या 2 या 3 घंटे या 4 घंटे जितना भी आपको लगता है यू कैन इजीली मैनेज, एक पार्ट ऑफ द डे आप अपना सिर्फ अकाउंट्स को दो, क्योंकि वो धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, यू नीड प्रैक्टिस फॉर इट। तो जब तक एग्जाम आएंगे तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके होगे अकाउंट्स में भी, फिर तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा उसको रिवाइज करने का। ठीक है, तो फिर अकाउंट्स में तुम्हारा होल्ड अप अच्छा क्लियर। होगा, तो उसके बाद टैक्स और लॉ तुम्हारा अभी भी ठीक था, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लोगे जब मई के बाद भी, यू हैव इनफ टाइम। अनायता इज देयर, चिराग विल बी देयर, दे विल हेल्प यू कि तुम अपना स्कोर जो भी आया है उसे कम तो नहीं जाने वाले हो, उससे ऊपर ही जाने वाले हो, तो इजीली योर ग्रुप विल बी क्लियर इन द नवंबर अटेम्प्ट। तो नवंबर 23 में, 24 में सॉरी, यू विल बी इनटू फाइनल्स, डोंट वरी। ठीक है, हम्म अभी ग्रुप। शौर्य सर, हमारे पास एक स्टूडेंट है ऑफलाइन में, हम्म, वंशज नाम है स्टूडेंट का। हाँ विनु वंशज। हाँ। किधर है वंशज? इनका इनका ना ग्रुप 1 क्लियर है। बेटा एक बार शक्ल दिखा दो अपनी। हाँ। इनका ना ग्रुप 1 क्लियर है। अच्छा। हेलो। हेलो। और अच्छा, ग्रुप वंशज ऑफलाइन आया है, ठीक है ठीक है। हाँ, इनका ओके। ग्रुप 1 क्लियर है और ग्रुप 2 का ये गाइडेंस चाह रहे हैं। तो आई थिंक शौर्य सर यू आर द बेस्ट हियर टू गाइड। ठीक है, एंड अब हम सबकी इंडिविजुअल क्वेरीज ले लेंगे, ठीक है, एक एक करके, तो जिसकी जो डाउट्स है वो हम कर लेते हैं सब। हाँ जी शौर्य सर, आप बोलो। हम्म। हाँ तो वंशज, हमारा ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर्ड है, और ग्रुप 2 के लिए अभी हमारे पास 3 एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारा इसके नहीं, अब तो तुम्हारे शायद अगर ग्रुप 1 है तो कॉस्ट भी नहीं देना, सो यू ओनली हैव 2 एग्जाम्स लेफ्ट नाउ फॉर मई एफएम 24, एंड ऑडिट। एफएम एंड ऑडिट। हम्म। तो हम्म। अब तो मुझे नहीं और लगता कि, ऑडिट में स्कोर मैं बता देता हूँ शौर्य सर, 46 का स्कोर रहा है ऑडिट में। अच्छा, तो बहुत क्लोज था यार। तो फिर रह क्या गया ऑडिट, मतलब किधर है ग्रुप वंशज? थोड़ा दिखाओ वंशज को। से थोड़ा पीछे आ जा, सामने आ हाँ जा, हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। सर मेरी अब आपसे शौर्य सर बात हुई थी इस रिगार्डिंग रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग।
राइट राइट, रिमेम्बर दैट, हाँ। यस सर, वो मैंने उसके लिए फिलअप कर दिया, बट ना मेरे को यही था कि ऑडिट मेरा क्लियर हो जाएगा, देन मेरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा। मेरे एफएम इको एंड ये सब में बहुत मैं स्ट्रांग था कि मेरी एग्जाम्शन आ जाएगी, बट वैसा नहीं रहा, तो फिर मैं नहीं क्लियर कर पाया, मेरा पास भी नहीं हो पाया ये सब में 30 फोकस हो रहा। जिसके लिए हमने तो इंस्पेक्शन और यस सर्टिफाइड सर, आउट करी है, राइट यस राइट सर, राइट। वो डिस्कशन हुई थी सर आपके साथ मेरी। लॉन्ग टॉक। तो सर अब मैं यही चाहता हूँ कि मतलब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी तक कुछ भी। ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए मुझे ऑडिट के लिए, अप्रोच करना चाहिए ऑडिट और ये सब के लिए, ये वो सच एसएम एंड एफएम के लिए। एस एन एंड। तो सी वंशज, वही हम ऑलरेडी, अगर मैं 46 की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें ऑडिट के बारे में पता है, राइट, कि ऑडिट क्या है, कैसे चलता है, ऑडिट कैसे काम करता है। सिर्फ मुझे लगता है अगर लास्ट ईयर एग्जाम के साथ में चलने लगूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडिट का पेपर उस टाइम पे थोड़ा सा अगर ट्रिकी हुआ तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि कौन सा आंसर हमसे वो मांग रहा है। मैक्सिमम बच्चों की गलती मैंने लास्ट टाइम यही देखी, कंसेप्ट उनको पता थे, बट जब उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा भी अगर उन्होंने मतलब टेढ़ी उंगली करी आईसीआई वालों ने, तो हम थोड़े से क्या हो गए, हमें एकदम से हो गया कि नहीं यार, मतलब हम अपने ही कंसेप्ट में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बहुत बच्चों को आंसर्स आते थे, लेकिन उन्होंने सर जस्ट बिकॉज वो क्वेश्चन उस तरीके से फील नहीं हुआ तो उन्होंने वो नहीं लिखा। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम्हारा भी यही है कि हमें जो वर्कआउट करना है ना, वो हमें वर्कआउट करने के, प्रेशर हैंडलिंग और किस तरीके से उसको डेवलप करना है, वो ये चीज कि अगर क्वेश्चन थोड़े से भी टेढ़े होते हैं तो हमें उसका आंसर किस तरीके से करना है, मतलब हमने क्या चीज, कौन से कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि हम समझ पाए कि वो कौन सा आंसर मांग रहा है। ठीक है, ऑडिट हमेशा एक चेस की गेम की तरह चलता है, दे विल प्ले वन मूव, वी हैव टू प्ले वन मूव। ठीक है, तो हमें इस तरीके को याद रखना है कि हमारा जिसका मूव बेटर होगा तो वही वाली सेफ्टी गेम है। ठीक है, हमें वहां पे डायनामिक नहीं खेलना है, बट अगर हम सेव भी खेलेंगे बट वी प्ले इन अ वे कि हम विल नॉट स्कोर लेस देन 50 एनी हाउ। ठीक है, तो इसमें ऑडिट का मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि वी कैन स्पेंड अराउंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, तो हम एक मॉर्निंग पढ़ने का स्लॉट रखेंगे। ठीक है, यू कैन हैव अ टू ऑप्शंस, यू वांट टू गो विद सेल्फ स्टडी और यू वांट टू गो विद आर एग्जाम ओरिएंटेड बैच और एनी अदर बैच यू वांट टू गो, दैट वी कैन डिस्कस एनी टाइम यू विश लाइक। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस तो चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 46 थे तो उसको कैसे 60 बनाने, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, 14 मार्क्स आर नॉट लेस इन ऑडिट। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे कोई गाइडेंस चाहिए होगी एंड वी कैन इजीली गो विद दैट। ठीक है, वी विल विन द ट्यूनिंग टिल मई एंड हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और एस एम एंड एफ एम के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा यू विल नीड अ गुड अमाउंट ऑफ 5-6 आवर थ्रू आउट द डे, जिसमें तुम प्रैक्टिकली सॉल्व करो, प्रॉपर तरीके से उनको सॉल्व करके देखो। मतलब अभी के लिए तुम ये मत सोचना कि मुझे टिक करना है या मुझे कितने क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन करूं, नहीं, अभी के लिए एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, हर क्वेश्चन को टिक करने का और रिवाइज करने का एक टाइम होता है, मुझे लगता है जो मार्च के बाद आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम फोकस क्या करेंगे, एवरी सिंगल क्वेश्चन इनटू द कमांड वो लेंगे। उसके लिए तुम्हें लगता है यू नीड अ टीचर, यू कैन गो विद द टीचर। यू नो लगता है यू विल कैन गो विद द केस सेल्फ स्टडी, हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसका एक हम मतलब यू नीड अ मेंटोरशिप मोर। ठीक है, और टीचर लेस, तो वहां पे तुम्हें मेंटोरशिप गाइडेंस मिलती रहेगी, देन यू कैन बकअप। ठीक है, उस चीज को बढ़ाते जाएंगे। ग्रुप 2 को हम इस एफएम के लिए जॉली सर से बात करवा देंगे, हाँ, आज वो सिंपल ज्वाइन नहीं एफएम कर पाए। कॉलेज सर हम्म आज नहीं है, बट उनसे तुम एक बार गाइडेंस ले लेना, ही इज वेल फॉर एक्सपीरियंस। फॉर एसएम मैं आपको बता देता हूँ, देखो एसएम जो है, जो मेरी जॉली से कन्वर्सेशन रही है, दिस इज समथिंग विच इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एसएम जो है बेटा वो ना थ्योरेटिकल है। राइट। ठीक है, बेसिकली उसके अंदर स्टूडेंट का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोगों को चीजों को याद रखना है। तो व्हाट अ टीचर कैन डू इज, टीचर आपको गाइड कर सकता है, इट इज मोर ऑफ अ। एक्चुअली ना मैंने पिछली बार अटेम्प्ट दिया था, मतलब बोथ ग्रुप में से दिए थे, अब जी मैंने ना जस्ट वन डे बिफोर मैंने मैराथन्स वगैरह अटेंड किए थे, मैंने पेपर दिया था। बट ये समझो ना, पिछली बार पेपर जो था वो मुश्किल आया था जी एज कम्पेयर टू दिस टाइम। बच्चे देखो, आप इस टाइम पे जो मेरे से डिस्कस कर रहे हो ना, आप ईआईएस और एसएम दोनों का कर रहे हो। अब ईआईएस तो है ही नहीं ना, तो वी नीड टू फोकस ओनली ऑन द एसएम थिंग ना, फर्स्ट चीज। एफएम और एसएम है, एसएम आपका 50 नंबर का। ठीक है, तो बेटा एसएम जो है ना, दैट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल थिंग। ठीक है, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है, अकॉर्डिंगली आंसर करना है, कुछ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एसएम जो है, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर आप ज्यादा टाइम लगाओ, दैट इज मोर रेलिवेंट रेदर देन कि आप जो है कि एक टीचर के लाइव लेक्चर्स कर रहे हो। सो व्हाट विल हैपन, जो हमारी तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं या जॉली सर की तरफ से जो सिस्टम्स आप लोगों को प्रोवाइड हो सकता है, कि वो कुछ एक सेशन लाइव लेंगे टू क्लियर योर बेस, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या, कैसे चीजें वर्कआउट करती हैं, क्या चीज होता है, वो आपको पूरा एक बेस क्लियर कर देंगे। एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पूरे प्रोवाइड करे जा सकते हैं हमारी तरफ से, वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लासेस जल्दी से वाइंड अप करके उसकी फोकस मोर ऑन द क्वेश्चंस एंड सेल्फ स्टडीज।
मतलब जी एसएम के ऊपर आप बहुत ज्यादा कोचिंग को ना स्ट्रेच कीजिए। आप एक बार बेस क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू, लाइव सेशंस अटेंड करें, ठीक है, जिसके अंदर सर क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे से वो सर्विस ले रहे हैं तो जॉली सर के आप लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, जो भी वो कंडक्ट करेंगे एसएम के। एंड जो रिकॉर्डिंग्स हैं पूरे बैच की, वो रिकॉर्डेड एक प्रोवाइड कर देंगे आपको, पूरे स्टडी एसएम की पूरी एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर आपको पूरा वो करवा देंगे एसएम। आफ्टर दैट यू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट थिंग। और जहां तक एफएम की बात है, इट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। तो एफएम में मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आई थिंक वो क्लैरिटी मिलती है, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती है। एंड इन एनी प्रैक्टिकल पेपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है, वहां पर स्पीड बहुत मैटर करती है, और आपकी स्टेप सॉल्विंग बहुत मैटर करती है। कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि सर, शौर्य सर आप एग्री करेंगे, रायता मैम आ गया, आजकल बच्चों का ना थोड़ा सा एक चेंज हो गया है पढ़ने का तरीका। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे वो ऑडिट पढ़ रहे हैं। मतलब राइट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन वो क्या करते हैं, ज्यादा ना मतलब ओरली गो थ्रू कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर जो बच्चा कर जाता है। ट्रू ट्रू जब तक आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में खुद से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, लिख के आप नहीं करेंगे, कह रहे हैं जब तक रजिस्टर नीले नहीं करोगे तब तक बेटा मार्क्स जो है वो नहीं आने वाले। बच्चे मेरा इंटर लेवल में अकाउंट्स में स्कोर 93 का है। I have a score of 85 in accounts in CMA inter with an all India rank 20। तो मेरा जो प्रैक्टिकल में इतना ज्यादा अगर स्कोर रहता है एट अ प्रोफेशनल लेवल, उसके पीछे की बैकग्राउंड या उसके पीछे का रीजन ही यही है कि मेरे रजिस्टर भरे हो। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने कम से कम 5 या 6 रजिस्टर भर दिए होंगे बिफोर माई इंटर एग्जामिनेशन, वो लास्ट डेज के अंदर ही मैंने 5-6 रजिस्टर भर दिए होंगे, सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड बढ़ेगा, और आपको पेपर देके पता होगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर अगर आप सिर्फ ऑडिट करके गए हो ना, कई बार आपको यही नहीं पता लगता कि स्टार्ट कहां से करना है, आप तो वहीं फंस गए, क्वेश्चन कहां से सॉल्व हो। तो आई थिंक राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मेजर की है बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस बेटा बहुत मेजर की है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एफएम में, कॉस्टिंग में, इवन टैक्सेशन में, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। टैक्सेशन का सिलेबस ज्यादा होने की वजह से बच्चा क्वेश्चंस करता नहीं है, तो वो एक कंसर्न हो जाता है कि आप पेपर में आपको यही नहीं समझ में आता स्टार्ट कहां से करना है या लिखना कैसे है। तो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी वर्कड ऑन, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और वो हर बच्चे को काम करने की जरूरत हाँ नहीं, एफएमएसएम का जॉली सर से कोऑर्डिनेट करवा देंगे वंशज है। आपको। बिल्कुल हम तो हाँ एक कोऑर्डिनेशन भी हम आपकी करा देंगे, बाकी मैंने आपको कन्वे तो कर दिया है, ठीक है, स्टिल एक हम आपकी बात तो करवा देंगे। जी। ठीक है। और किसकी क्वेरीज हैं? सोनाली, हाँ हाँ जी जी सोनाली, सोनाली, क्या कहना बोलिए। बस चाहते हैं? वंशज से कंफर्म कर लो, उसका कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। वंशित हाँ एनीथिंग वंशज। एल्स? हाँ सर, मेरे को ये है कि अब मेरे को कैसे स्टार्ट करना है। इस दिन में मेरे को सारे 3 सब्जेक्ट जो है, मेरे 2 सब्जेक्ट आपके पूरे करने चाहिए मेरे को। आपका सर इस टाइम पे कुछ और भी चल रहा है, आर्टिकलशिप या कुछ नहीं साथ में चल रहा है, मतलब ग्रेजुएशन कुछ नहीं? नहीं सो बच्चे आप आई थिंक ऐसा कर सकते हैं दैट यू कैन डिवाइड आवर्स। मतलब रोज ऑडिट आई थिंक हाँ, सारे कर रोज आप सारे कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट हैं मेजरली, 3 अगर आप 3 बांट लें, एफएम एसएम और ऑडिट, आई थिंक आप तीनों डेली कर सकते हैं। नो, ऑडिट बिल्कुल। आई थिंक सर मॉर्निंग में बेटर रहेगा। मॉर्निंग सॉरी सर, ऑडिट बिल्कुल ऑडिट मॉर्निंग। वुड बी मॉर्निंग। प्रैक्टिकल जो होता है वो करते टाइम हमें नींद थोड़ी कम आती है, आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि ये कर सकते हैं, लगातार थ्योरी भी नहीं होती है। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस की स्टार्टिंग आप कर लीजिए ऑडिट से, देन आप कुछ एफएम पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा टाइम एसएम करके फिर एफएम कर लिए, मतलब एफएम को 2 स्लॉट बांट लिए। आई थिंक दैट वुड बी बेटर कि 4 स्लॉट्स हमने दिन में बांट लिए पढ़ने के लिए। चार ठीक है, स्लॉट्स फर्स्ट बांट लो या स्लॉट 3 बांट लो, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स हो फर्स्ट जाएगा। स्लॉट ऑडिट का हो गया। आई थिंक दैट इज फिजिबल कि हम 4 स्लॉट बांट सकते हैं, 2 स्लॉट लंच से पहले, 2 स्लॉट हमारे इवनिंग वाले। फर्स्ट स्लॉट ऑडिट, देन एफएम, फिर उसके बाद अपना लंच ब्रेक या जो भी आपने रिलैक्स करना है, 2 घंटे 2.5 घंटे, टेक अ ब्रेक, देन यू स्टार्ट अगेन विद एसएम एंड एंड अप विद एफएम। मेरी ओपिनियन में आई थिंक दैट वुड बी बेटर। जिनका भी ग्रुप 2 जो है वो पेंडिंग है, 2 ही पेपर जिन्होंने देने हैं, आई थिंक दैट इज द बेस्ट अप्रोच। हाँ जी, शौर्यम सर थोड़ा ग्रुप 2 वालों को गाइड कर दो। हाँ जी। थोड़ा म्यूट और कर बच्चों दीजिए। एक एक चीज, गुरप्रीत, एक बार म्यूट कर लोगे आप? मैं जरूर सबको सजेस्ट करूंगा हाँ। कि बेटा जब आप
तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां मर्जी से टेस्ट सीरीज लो, लेकिन टेस्ट सीरीज इज द की। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे। क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है, जो नवंबर में स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, रेदर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी दिसंबर में पेपर दिया है फाउंडेशन का, ठीक है, तो मेरी उन बच्चों से जब बात हुई तो एक कॉमन फीडबैक निकला है, कहता है सर पेपर जो है ना वो लेंथी ज्यादा आया, हमारा कहीं ना कहीं छूट गया पेपर, किसी का 10 का छूट गया, किसी का 15 का पेपर छूट गया अकाउंट्स का। पेपर आता था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप लेंथी पेपर को सॉल्व कर पाए उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी को बेटा और कुछ करें ना करें, टेस्ट जरूर देने चाहिए। तो मस्ट गो फॉर टेस्ट सीरीज, चाहे आप सेल्फ टेस्टिंग करें, चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज के साथ जाएं, किसी भी टेस्ट सीरीज का, बट टेस्ट सीरीज बच्चे मैं सजेस्ट करूंगा, एवरी स्टूडेंट शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज। जी शौर्य सर आप कह रहे थे। नहीं मैं ये बता रहा था कि एग्री है, वो स्लॉट इज गुड। अब मतलब कि 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स में यू कैन डिवाइड इट, और मॉर्निंग का मतलब बिफोर 11 AM यू कैन हैव अ 1 slot ऑफ ऑडिट एनी टाइम, यू कैन स्टार्ट जी विद जी 11 AM। और उसके बाद फिर हम उसको बिफोर 2 या 3 के आसपास हम एक और स्लॉट रख देंगे, जिसमें FM यू कैन डिवाइड, सो दैट कि तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए टेक्सचर फ्रॉम द थ्योरी पार्ट टू द बिल्कुल प्रैक्टिकल। बिल्कुल। एंड उसके बाद तुम एक छोटा सा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा SM इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, SM सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। बस यही है कि हमें वो थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है और उसको उसके तरीके समझने पड़ते हैं। तो उसका और ऑडिट का थोड़ा बहुत आपस में मतलब कि अलग अलग इसलिए चलता है क्योंकि ऑडिट आपको फील करना पड़ता है, SM आपको थोड़ा लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो SM पार्ट मुश्किल नहीं है, बट उसके जो वर्डिंग्स होंगी वो बहुत आपको नॉर्मल लगेंगी, इट्स नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। तो तुम 4 से लेट से 5:30 या 6 तक भी अगर बीच में लाना चाहो, तो वो इतना एरिया आप 1.5 घंटा भी पढ़ोगे तो इनफ है, मुझे लगता है बहुत आराम से कवर कर लोगे विद द सफिशिएंट टाइम। उसके बाद रात को आराम से अपना 8-9 बजे बैठो, हम उठाओ, और 2-3 घंटे एक बारी अच्छे से बैठ के अपना एक स्लॉट और FM का पूरा कर लो। तो दिस विल मेक योर ऑल डे लिटिल बिट ऑफ वर्किंग, और के बीच में तुम्हारे पास बहुत सारा एरिया होगा, लुक फॉर सम एक्टिविटीज और समथिंग एंड यू विल बी फाइन। ठीक है, बाकी कवर हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं ले यार प्लीज। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं टेंशन मत लेना हमारी बातें सुन के, पेपर है सिर्फ, कुछ नहीं होने वाला, वी विल क्लियर, ठीक है। यहाँ मत लेके जाना बिल्कुल। यहाँ। बेटा एक चीज आप सभी समझो कि सीए कोर्स जो है ना, दैट इज, वो लाइफ नहीं है, वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। और लाइफ के एग्जामिनेशन ना इस एग्जामिनेशन से बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमने ना लाइफ में पास होना है, सीए में तो पास हो ही जाओ, ठीक है। तो वो जी एक मेंटेलिटी जरूर होनी चाहिए कि इसको आप एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ट्रीट करके चलो, रेदर देन एक हवा बना के कि नहीं ये क्या ही आ रहा है, कि नया कोर्स आ गया, इतने चेंजेस आ गए। उसको एक डर से मतलब फेयर नहीं होना चाहिए उस चीज का। एक पॉजिटिव माइंड से तैयारी करो। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की एक सही टेक्निक होती है। आपको जब वो टेक्निक आ गई उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, आप वो क्लियर कर जाओगे। ऑडिट है, ऑडिट को पढ़ने का एक फ्लो है। जीएसटी है, जीएसटी पढ़ने का एक फ्लो है। अब जीएसटी तुम बीच से उठा लोगे, तुम कहोगे हम तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई पढ़ जाएंगे, आईटीसी पढ़ जाएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं है, सप्लाई क्या होता है पता नहीं है, आरसीएम नहीं पता, एग्जम्पशन नहीं पता, कहां से क्वेश्चन कर लोगे। सो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की अपनी एक टेक्निक है, दैट टेक्निक हैज टू बी अडेप्टेड। वो आपकी टेक्निक सही है, आप पेपर कर जाएंगे। अनुज का अनु डाउट आया है सर कि ये मेरा भी डाउट था कि टेस्ट सीरीज को किस टाइम पर देना है, फर्स्ट रिवीजन के बाद, और अब तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू भी होंगे सब्जेक्ट में, तो फिर पिछले 5 साल के एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करें। उनमें तो 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव ही होता है। तो अ, आप में से सर कोई आंसर देना चाहेगा या मैं ही प्रोसीड करूं इस आंसर के साथ। सर जैसे नहीं नहीं, साहिल कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा ऐसा है कि देखो, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ऑप्ट करते हो, अब यहां पर आपके पास ना दो ऑप्शंस आते हैं। एक है कि आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, दूसरा आता है कि आप सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, एंड तीसरा है कि आप दोनों के लिए जा रहे हैं। तो ये तीन चीजें आती हैं। अगर आप सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली उसका तो वो तो आप तभी अपेयर कर सकते हो जब आपका फुल सिलेबस कंप्लीट रिवाइज हो गया है। पर आपको अब अगर आप अब इस टाइम पे तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अगर एक मैं बेयर मिनिमम टाइम भी लेके चलो, तो डेफिनेटली यू नीड एटलीस्ट मार्च फर्स्ट वीक टू प्रिपेयर सिलेबस वंस। तो फुल सिलेबस तो मार्च मिड में या मार्च में ही पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है।
अगर आप चैप्टर वाइज के लिए जा रहे हैं, रेगुलर या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम अपनी फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ ही रेदर तैयारी कर सकते हैं। रेदर अगर आपको पता है कि से अकाउंट्स का टेस्ट है या जो भी आप ग्रुप के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि ऑडिट का आपका पहला टेस्ट जो है सिर्फ 25 जनवरी को है, और आपको उसका सिलेबस पता है, तो आपके माइंड में एक टारगेट भी हो जाता है कि मुझे 25 जनवरी तक इतना क्वेश्चन कवर करना है। तो आपकी रेदर टेस्ट सीरीज के बहाने एक तैयारी हो जाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज फिर प्लान अकॉर्डिंगली होती है कि बच्चे का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हो जाए और फुल सिलेबस भी हो जाए, 3 टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंगली प्लान करी जाती है, तो आपका वो एक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इस दिन आपने टेस्ट देना है। लेकिन बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, टेस्ट सीरीज बाय कर लेंगे, लेकिन उनकी तैयारी है नहीं, तो तैयारी कंप्लीट ना करने के चक्कर में टेस्ट स्किप कर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी जितनी भी तैयारी हुई है उस दिन तक एटलीस्ट उसका टेस्ट तो दो, पता लगे ना कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। देन जो सेकंड क्वेश्चन बेटा आपने कहीं ना कहीं पूछा है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू भी होंगे। बेटा ऑडिट जो है उसमें पहले भी एमसीक्यू थे, एसएम में पहले भी एमसीक्यूज थे, टैक्स में पहले भी एमसीक्यूज थे, लॉ में पहले भी एमसीक्यूज थे। तो जो आपके एमसीक्यूज बेसिकली ऐड हो रहे हैं वो सिर्फ एफएम में हो रहे हैं, अकाउंट्स में हो रहे हैं और कॉस्टिंग में हो रहे हैं। और बीइंग कॉस्टिंग एंड एफएम जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं कंप्लीटली। उसके अंदर वो अगर आपकी टेस्टिंग होगी, तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही कुछ इस वे में फ्रेम करा जाएगा कि रेदर देन आंसरिंग द कंप्लीट क्वेश्चन जो आप डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करते थे, आपको केस स्टडी बेस के अंदर वो ऑप्शन साथ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे वो सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं शायद वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे बेटा कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट आपका एक टॉपिक है। कॉस्ट शीट के अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फिर ओवरहेड, देन प्राइम कॉस्ट आता है, फिर एक फैक्ट्री ओवरहेड आता है बीच में, राइट। तो हो सकता है कि वो आपको कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन दे और नीचे आपको ऑप्शंस दें व्हाट विल बी द प्राइम कॉस्ट, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दें, तो आपने वहां पर पूरी कॉस्ट शीट आपको बनानी ही ना पड़े, रहकर आप जस्ट रफली सॉल्व करके आप एबीसीडी चूज करके आंसर दे रहे। सेम थिंग कैन हैपन इन अकाउंटिंग ऑल्सो, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक फुल क्वेश्चन की जगह आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा, वर्किंग कैपिटल बिफोर कितना, ऑपरेटिंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना होगा, कैश फ्लो फॉर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना होगा। तो आपको इस तरीके से हो सकता है शायद क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाए, जब अगर प्रैक्टिकल के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सो एमसीक्यू इज समथिंग दैट शुड नॉट बी फेयर्ड ऑफ, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बेटा इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर एमसीक्यूज गिवन है, आईसीए ने अपने नए स्टडी मटेरियल में हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू दिए हैं। एंड जब एमसीक्यू पहली बार इंट्रोड्यूस करे गए थे, इंस्टीट्यूट केम अप विद केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बुकलेट फॉर दोज एग्जामिनेशन, या एमसीक्यू बुकलेट वो इंस्टीट्यूट ने निकाली थी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंस्टीट्यूट हर एक सब्जेक्ट के लिए इस बार भी एमसीक्यू बुकलेट्स रिलीज करेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड। अब वो कब आती है उसकी अवेयरनेस देखो हमें भी नहीं है, बट डेफिनेटली दैट इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड। तो आपके लिए वो भी एक सोर्स रहेगा एमसीक्यू के लिए। और अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो एमसीक्यू उस बच्चे को ट्रबल नहीं करेगा। जो बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहा है उस बच्चे के लिए एमसीक्यू मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हम अनुज का एक और डाउट था शौर्यम से कि टेस्ट सीरीज वगैरह कब से स्टार्ट हो रही है या कुछ कब से ले बच्चे ग्रुप 2 की। ओके, सही बात। बच्चे हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हम विद इन नेक्स्ट 5 डेज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे। टुडे इज 14th of January, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए 20th जनवरी को एक शेड्यूल हमारी तरफ से अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपकी 20th जनवरी से स्टार्ट, और टेस्ट सीरीज हमारे पास दोनों ही ग्रुप्स की अवेलेबल है। सो एक शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। एंड जो फुल ठीक है, सिलेबस टेस्ट है दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम March 10 ऑनवर्ड्स, और March 15 ऑनवर्ड्स आप फुल सिलेबस टेस्ट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलो अब हम सोनाली का क्वेरी लेते हैं, काफी टाइम से सोनाली पूछना चाह हाँ, रही है। सो ठीक है, हाँ ईशा जी, बोलो आपका सोनाली। आंसर बेटा मैं अभी देता हूँ। ईशा आपका पहले, आंसर अभी मैं हाँ। देता हूँ, ठीक है, वी विल जस्ट टेक अप सोनालीज क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ जी सोनाली। Yes, हाँ sir. जी। Sir, I have cleared my group 1, but पहली बार मुझे ग्रुप 2 की स्टडी करनी है May 24 के लिए। तो उसके लिए गाइड स्ट्रेटेजाइज कैसे करें कि क्लासेस अभी तो ली नहीं है कोई भी, ऑडिट और एफएम और बच्चे एसएमसी। बच्चे पेपर। नथिंग टू वरी अबाउट। आपका देखो आपका ग्रुप 1 क्लियर है। यस सर। अब इस टाइम पे आप पे प्रेशर जो है उतना ज्यादा नहीं है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन उस बच्चे से हम कंपेयर करें जिसका कोई भी ग्रुप नहीं निकला।
तो अच्छा आपको सिर्फ मेजरली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और आई थिंक दैट इज मैनेजेबल। अगर आप कोई क्लासेस लेते हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, ओके विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आप ये कर सकते हैं कि हाफ टाइम आपने क्लासेस के लिए दिया, या दिन का से 60%, जो भी आप टाइम पढ़ने के लिए लगा रहे हैं उसमें 60% टाइम आपने क्लासेस के लिए लगाया, एंड 40% टाइम आप रिवीजन के लिए लगाओ नेक्स्ट 2 मंथ्स, एंड आफ्टर दैट आपका 100% टाइम सिर्फ रिवीजन और टेस्ट के ऊपर जाए, तो आप मैनेज कर सकते हैं। रेस्ट शौर्यम सर जो हैं वो थोड़ा आई थिंक बेटर आंसर दे सकते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी, शौर्यम सर थोड़ा ग्रुप 2 का सोनाली को गाइड कर दो, 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं इसके। हाँ, तो सोनाली आपके ग्रुप 2 के 2 ही सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेम, ऑडिट एंड एसएम एंड एफएम, राइट? यस सर। और ग्रुप 1 का कुछ नहीं? ग्रुप 1 नहीं सर, वो तो क्लियर है। खुशी होनी चाहिए ना, इसलिए दोबारा दोबारा पूछ हाँ लेता हूँ, जिसका क्लियर होता है ना हाँ बार बार पूछो तो हाँ, बड़ी खुशी सोनाली ने लॉ मेरे से पढ़ा था। होती है। वेरी चलो। नाइस। तो फिर तो सोनाली इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, हम इजीली कवर कर लेंगे। और जैसे वंशज है उसका भी सेम सही सिनेरियो था, राइट? तो हम ऐसे वाला जो सिनेरियोज हैं हम इसको एक साथ लेके बैठते हैं। और वैसे तो देखो ये वाली मीटिंग के मतलब अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, अपना अपना एक सेपरेट रूम बना के वी कैन हैव अ प्रॉपर डिस्कशन कि जिसके दोनों ग्रुप, सिर्फ सेकंड ग्रुप देना है जिसने, और उसके 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो वी कैन हैव अ पर्टिकुलर हाफ आवर और 45 मिनट सेशन जिसके अंदर हम कंप्लीटली एक बार विद द मटेरियल खोल के उसको एक बार एनालाइज करके कि कितना सिलेबस है, कैसे करना चाहिए और उसे कितने पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक बार हम उसका पूरा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो हमारी वाली क्यूरी हो सकता है औरों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो अगर जैसे वंशज है, आप हो गए, अगर अभी कोई और भी होता है तो हम एक कल का टाइम या आज का ही शायद कोई और टाइम डिसाइड कर लेंगे, एंड वी कैन हैव अ 45 मिनट्स ऑफ सेशन, एंड वी कैन डिस्कस कंप्लीटली, राइट, कि उसमें क्या करना है, कितने टाइम लगाना है, कब पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, और वो पूरा का पूरा एक हम पूरा सिनेरियो बना लेंगे, एंड आई गाइड यू। उसके बाद आपका डिसीजन रहेगा, मैं उसमें बता भी दूंगा सेल्फ स्टडी करनी है तो क्या पर्पस रहेगा, क्लासेस लेनी है तो आप क्या कर सकते हो। सो वी कैन हैव अ ओवरऑल कंप्लीट एक सेशन रखते हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो आपको एक बारी कंप्लीटली पिक्चर मिल जाएगी कि ये मेरा आगे के 3 महीने मेरे कैसे डिजाइन होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्लानिंग है, अगर हम अच्छे से प्लान करके चलेंगे एग्जीक्यूशन वोंट टेक मच ऑफ योर एफर्ट, ठीक है? तो उसके अलावा आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग तो मुझसे पूछ लो। अगर यही है कि सर कैसे करना है, कब करें, तो वी कैन हैव दिस आंसर्स पर्टिकुलरली, हम जब एक अपना सेशन रखते हैं ऑडिट के लिए उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। विल इट बी सर फाइन? वही सर वही था कि स्टार्ट कैसे करना है, उसी के लिए डाउट था बस मेन तो। हाँ हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट इज द मेन स्टोरी, राइट? तो तुम मेरे से पूछना चाह रहे हो कि ऐसे 300 के हिसाब से सर प्लानिंग कैसे करनी होती है, तो वो मैं जब 300 पढ़ाऊंगा तो मैं तभी बताऊंगा कि प्लानिंग करते कैसे हैं, ठीक है? तो विल टॉक अबाउट इट, एंड एक 30 मिनट्स के सेशन में आई विल कन्वे यू ईच एंड एवरीथिंग, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ओके थैंक चलो, एंड बच्चों, आप सभी के नॉलेज में एक चीज बता रहा हूँ, दिस इज नॉट दैट कि यही एक सेशन है जो हम लेने वाले हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द फर्स्ट मेंटरिंग सेशन। आपके मेंटरिंग सेशन कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। सो ये नहीं है, एक और सेशन हम अनाउंस करेंगे। सो आपने कभी दोबारा भी कोई डाउट्स आ गए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन दैट सेशन, आप पूछ सकते हो। रेदर जितने फैकल्टीज हैं हम आपको एक ग्रुप के अंदर हमने बनाया है, आप वो ग्रुप में ऐड हो सकते हो। कभी भी आप टाइम लेकर फैकल्टी से आप डिस्कशन कर सकते हैं। एंड वी डू हैव चिराग सर विद अस आल्सो राइट नाउ। तो अगर हेलो आपने चिराग स्टूडेंट्स। सर से किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं रिलेटेड टू टेक्स्ट, किसी ने कुछ पूछना है, तो चिराग सर इज हियर, तो आप लोग बेटा टेक्स्ट रिलेटेड पूछ सकते हैं। एंड ईशा अगर बच्चे आपके टैक्स क्वेश्चन से का आंसर रिलेटेड मैं अभी इनकम देता टैक्स हूँ जीएसटी। जस्ट। ठीक है, कोई है यहाँ पे जी, जिसने अभी ग्रुप 1 का देना है तो टैक्स रिलेटेड आप पूछ सकते हैं चिराग सर से। किसी ने टैक्स से रिलेटेड बेटा कुछ भी पूछना है हैंड रेस कर सकता है। हम्म, इनकम आई टैक्स थिंक में है, जीएसटी में, आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों। ईशा ईशा जी ईशा बताइए बेटा। आपका बेटा ईशा में अकाउंट्स और टैक्स हम दोनों का ही डाउट सॉल्व कर देते हैं। तो पहले मैं आपका अकाउंट्स का डाउट सॉल्व कर देता हूँ, देन हम टैक्स के ऊपर आ जाएंगे। ईशा का डाउट आया है कि सर मुझे गाइड कर दो कि प्लीज लाइक अगर एडवांस अकाउंट्स का 60% ओनली क्लासेस डन है, तो क्या मैं फर्स्ट ग्रुप कंटिन्यू करूं, कि अभी जो बाकी का अकाउंट्स की क्लासेस हैं उसके साथ साथ रिवीजन भी अकाउंट शुरू कर दूं, डेडिकेटेड गिविंग 12 और 13 आवर्स पर डे, बिकॉज आई ओनली हैव टू क्लियर वन ग्रुप इन माई। बेटा ईशा, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका जो अकाउंट्स का 60% पोर्शन आप बात कर रहे हैं, आई एम एज्यूमिंग दैट इज एज पर द न्यू स्कीम, ऐसा ही है?
प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके, एज पर एस न्यू स्कीम अगर बेटा 60% क्वेश्चन आपका इस टाइम पे कंप्लीटेड है, देन डेफिनेटली आप मैनेज कर सकते हैं बाकी सिलेबस एंड यू कैन गो फॉर ग्रुप 1 इन मई। कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप साथ साथ रिवीजन करके दैट कैन बी डन, दैट इज मैनेजेबल। अब आपका दूसरा सवाल है सर टेक्स्ट में अमेंडमेंट्स कितनी है। इसका आंसर मैं ही दे देता हूं, आई थिंक चिराग सर एग्री करेंगे। चिराग सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेक्स्ट के अंदर एज सच कुछ न्यू टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, इट इज जस्ट द फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों सिर्फ फाइनेंस एक्ट की ही अमेंडमेंट है, देयर इज नो न्यू टॉपिक एडिड इन टेक्स्ट एज सच। यस, पेपर पैटर्न में अब चेंज है। पहले आपका 60 मार्क्स का डीटी था एंड 40 मार्क्स का जीएसटी था। नाउ इट इज 50 मार्क्स इनकम टैक्स एंड 50 मार्क्स जीएसटी, राइट सर? बिल्कुल जी, यही है। 50 मार्क्स जीएसटी, 50 जी। इनकम टैक्स और बाकी सेम 70% आपका सब्जेक्टिव है एंड 30% आपका ऑब्जेक्टिव। सर आई थिंक एक टॉपिक टीडीएस और टीसीएस है बच्चे जो नया ऐड हुआ है, ईशा, दैट वी विल चेक वंस। हाँ, वो एक बार ही जो चेक हो जाएंगे ना आपका, लाइक पर्टिकुलरली ईशा जो आपने मेरे से फोन पर भी बात करी थी, आपके जो काफी टॉपिक जीएसटी में मिसिंग है, दोज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ द जीएसटी। आप उनको अगर मिस करने के साथ सोचोगे कि मैंने बाकी टॉपिक्स नहीं लगाए हुए हैं और मेन टॉपिक्स नहीं लगाए तो मैं मेन टॉपिक्स को ही दोबारा लगा लूं, नहीं। जीएसटी में आपको ऑल टुगेदर सारे टॉपिक्स ही मैं सजेस्ट करूंगा लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर टॉपिक की थोड़ी बहुत इंटरलिंकिंग है आपस में। आपके मेन टॉपिक जो आपने मुझे कन्वे करा था काफी मिसिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीएसटी तो पर्टिकुलरली आप सारा लगा लो। और इनकम टैक्स में अगर हाँ आपके थोड़े थोड़े स्पेसिफिक रेलेवेंट टॉपिक्स मिसिंग है तो इनकम टैक्स में आप जरूर वही लगा लो। बच्चे हम यही बात कर रहे थे बिफोर चिराग सर ज्वाइन, कि हमने पहले भी मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की अपनी एक टेक्निक है। एंड जीएसटी बीइंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका पहले टॉपिक से लेके एंड तक कनेक्टिविटी है। सो इफ यू बिल्कुल स्किप इवन वन टॉपिक इन बिटवीन, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता, आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता, या एग्जम्पशन नहीं पता, या आरसीएम नहीं पता, सो यू विल एंड अप सॉल्विंग द क्वेश्चन इनकरेक्टली। कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन तक इंटरलिंक्ड है। सो यू हैव टू मेक श्योर अगर किसी बच्चे के जीएसटी के कुछ टॉपिक उसने नहीं कर रखे, तो उस बच्चे को एक ऑनेस्ट सजेशन यही रहेगा कि जीएसटी के अगर आपके कुछ एक मेजर पोर्शन मिसिंग है या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं पे नहीं है, आप जीएसटी बीच बीच में से नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग से जीएसटी करिए, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से आप दोबारा से जीएसटी पढ़िए। अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, यू कैन गो ओनली फॉर द जीएसटी क्लासेस। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, यू कैन गो ओनली फॉर द जीएसटी क्लासेस और बिल्कुल बेस से स्टार्ट कीजिए। वो नहीं पॉसिबल कि आप बीच में ही ज्वाइन करें। यस, अगर आपने पहले पढ़ रखा है जीएसटी, इन दैट केस आप बीच से ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो फॉर जीएसटी फर्स्ट टॉपिक से। आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा दोबारा, और एक ऑर्डर में ही पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी एक ऑर्डर में पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आपने बीच में आईटीसी उठा लिया, कह दो चलो अब मैं रजिस्ट्रेशन पढ़ लूं, अब मैं बेसिक चैप्टर पढ़ लूं, अब एग्जाम्पशन पढ़ लूं। नहीं, एक ऑर्डर है जीएसटी पढ़ने का, उस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो अब आप कनेक्ट कर पाएंगे, बेटर स्कोर कर पाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होगी। क्योंकि वर्ड्स पर ही फोकस है जीएसटी में, एक दो वर्ड ही पूरा मतलब बिगाड़ देते हैं पूरे कंसेप्ट का। तो आपको वर्ड्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर तो किसी के हो, वैसे उसका जीएसटी कवर्ड है, उसको लगता है सिर्फ एक दो टॉपिक ही नहीं मेरे कवर्ड, फिर दैट्स अ सेपरेट इशू, ही और शी कैन वॉच दैट पर्टिकुलर टॉपिक। पर हाँ, अगर मेजर मेजर टॉपिक मिसिंग है तो आपको पूरा इंटरलिंकिंग के साथ स्टार्ट से बेसिक्स क्लियर के साथ ही चलना पड़ेगा। तो ईशा, आपका अगला सवाल है, नाउ शैल आई गो फॉर फर्स्ट ग्रुप ना? यस बेटा, यू कैन गो फॉर ग्रुप 1 प्रोवाइडेड आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है दैट इज एक्यूरेट की 60% आपका एडवांस अकाउंट्स का पोर्शन कवर्ड है। एंड आपका टेक्स्ट के अंदर आई थिंक अदर देन जीएसटी आपका मोर और लेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। एंड देन डेफिनेटली एंड यू कैन गो फॉर ग्रुप 1, नो इशू। ईशा, आप एक बार ना डिटेल में साहिल सर से डिस्कस कर लेना कि 60% में आप क्या कौन से टॉपिक्स आप एग्जैक्टली, इंक्लूड कर रहे हो। आप एग्जैक्टली एक बार दैट। 1 to 1 सर से डिस्कस कर लेना, यस, कहीं आपका आप बेटा डिसीजन मेरे ना से एक गलत बार, हो जाए। बिल्कुल बेटा आप एक बार मुझसे कनेक्ट जरूर कर लेना, मुझे बता देना वो 60% के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर है, सो दैट वेटेज के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूं कि जो आपका बचा हुआ पोर्शन है उसकी एग्जामिनेशन में क्या वेटेज है। हाँ जी, मुझे
ठीक है, और इधर ऑफलाइन जो बैठे हैं बच्चे दोनों, ओके। चिराग सर, एक स्टूडेंट हाँ हमारे जी। पास ऑफलाइन में है, साहिल। उसका क्वेश्चन ये है कि डीटी और आईडीटी में, जीएसटी में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों अभी हमने टेस्ट सीरीज ही आपकी शुरू करनी है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे सारे। टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस होगी, सारी आपकी प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। मीनवाइल जो हमने अपनी क्लासेस करी हैं उसमें हमने आपके मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कराई है, एमसीक्यू भी जो है विद लॉजिक सारे प्रैक्टिस कराए हैं। जो लगता था रेलेवेंट वही होमवर्क में दिए गए हैं, बाकी मेजरली पोर्शन आपका क्लास में सॉल्व हुआ है जो आपकी मॉड्यूल्स है इंस्टीट्यूट की। उसके अलावा अब जब ये टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। तो सर अगर मैं क्रक्स, अगर बच्चे को हम एक दें, जो बच्चे डीटी और जीएसटी में क्वेश्चंस का पूछ रहे हैं कहाँ से करें, तो आई थिंक जो उनको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, दैट शुड बी आईसीआई स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरी एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एमसीक्यूज। बिल्कुल और बच्चों, बहुत अच्छा दिया हुआ है आपके। हर टॉपिक के बाद एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद उसके आंसर दिए हुए हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आपने आंसर्स नहीं देखने, पहले पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो, और हाथ से आपने जरूर सॉल्व करने हैं, माइंड सॉल्विंग नहीं करनी कि मैंने देखा आंसर आ गया मुझे। हाथ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपने लिखना है, फिर उस आंसर्स को आपने कंपेयर करना है उससे कि मैं उन इंस्टीट्यूट की वर्डिंग तक पहुंच पाया। आप बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो इंस्टीट्यूट की वर्डिंग, बट ट्राई जो लीगल लैंग्वेज की वर्डिंग है कि जितनी मैं ज्यादा से ज्यादा बेटर लिख सकूं विद प्रेजेंटेशन। और मीनवाइल चैप्टर के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन उन्होंने दी हुई है, एग्जांपल सॉल्विंग भी दी हुए हैं, एमसीक्यूज भी पर्टिकुलरली जीएसटी में अंदर है आपके टॉपिक के, कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो उससे। और उसके बीच बीच में आपको एग्जाम्पल, ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, समझाने के लिए एग्जांपल्स इतने अच्छे दिए हुए हैं कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी उससे अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने आईसीए के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी, आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जो होगी, ताकि वही जैसे साहिल सर पहले कह रहे थे, पेपर क्या होते हैं, सारे पेपर बहुत लेंथी आते हैं जनरल में। तो क्या होता है, बच्चे को कई बार एग्जाम, तो सपोज उसको लग रहा है कि 100 में से 90 मार्क्स का तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, पर क्या होता है क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी होती, हाथ से लिख लिख के खुद नहीं देखा होता, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा पेपर लिख रहा होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, ओ ये लिखूं नहीं लिखूं, कटिंग भी ज्यादा होती है। तो 90 मार्क्स का जो उसको श्योर शॉट आता होता है, हो सकता है वो उसमें से 75 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ पा रहा है, पर वो 90 मार्क्स का तो उसको इतनी अच्छी तरह आता था, सिर्फ किस लिए, क्योंकि एक तो उसकी हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई। तो क्वेश्चंस के लिए आपने हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस तो पहले सारे ही करने हैं, उसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आपको देंगे वो आपके पास हैं। बाकी पास्ट आरटीपीस जो आएंगी, एमटीपीस, उनसे आपका और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा। सर मैं स्टूडेंट को ना एक चीज रिकमेंड करता होता हूँ क्लास में, रेदर मैं आप बाकी फैकल्टीज की भी ओपिनियन इस पे चाहूंगा। मैं बच्चों को ये चीज बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए से टाइम कम है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, आपके लिए उतना, आप सेल्फ स्टडी के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे, या राइटिंग प्रैक्टिस पे शायद अगर उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो व्हाट कैन बी डन कि आप ना डेज बाइफरकेट कर लीजिए। जैसे मंडे ऑल्टरनेट आपने सोच लिया कि मुझे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर लिखने ही लिखने हैं, 2 क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी तरीके से लॉ के आपने 2 आंसर लिखने ही लिखने हैं। टैक्स का कोई एक टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, या कोई सैलरी का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, या जीएसटी का कोई आंसर लिख के देखना है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, बच्चा सारे इसी तरीके से ऑडिट का या एफएम का, मतलब आप क्या कर रहे हो, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, लिख के देख रहे हो प्रॉपर, जैसे पेपर में लिख कर आने चाहिए, लेकिन ऑन डेली बेसिस। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स कि आप डेली जब लिखते जाते हो और अपने आंसर को कंपेयर करते हो, तो खुद आप एक इंप्रूवमेंट देखते हो कि आपने जो फर्स्ट डे आंसर लिखा है और जो से आप 30th डे आंसर लिख रहे हो, उसमें बहुत एक डिफरेंस आता है, और समवेयर एट हम पार आ जाते हैं विद आईसीआई आंसर्स या आईसीआई प्रेजेंटेशन। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन इस बारे में, अगर कोई बच्चा इतना से टाइम नहीं दे पा रहा, मतलब मेरा एज अ स्टूडेंट अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा, कि मेरी क्लासेस भी पेंडिंग है या मेरी कहीं और भी ऑक्यूपेंसी है, मैं उतना टाइम रिटर्न प्रैक्टिस पे अगर नहीं दे पा, तो ऐसे केस में क्या ये टेक्निक सही है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने टॉपिक तैयार करा है, जैसे रजिस्ट्रेशन तैयार करा से जीएसटी का, तो मैंने कोई 2 क्वेश्चन चाहे आईसीए के मटेरियल से उठाए, बिना आंसर देखे मैं उसको देखूं, और मैं रिपीटेड बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर मैं 2 2 क्वेश्चन लिख कर देखूं, डेज वाइज सब्जेक्ट बांट के, क्या इट विल हेल्प
टू इम्प्रूव माई राइटिंग या प्रेजेंटेशन? क्या ये करा जा सकता है उस बच्चे के लिए जो ज्यादा प्रैक्टिस रिटर्न की नहीं कर पा रहा? मतलब ये बच्चा ऐसे प्रैक्टिस कर ले और साथ में टेस्ट अच्छे से दे दे, वुड दैट बिल्कुल वर्क? बच्चों, आपको ये बोलिए सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं सर, बस हो गया मेरा, आप बताइए। आपको बच्चों जरूर, अगर ऑब्वियसली टाइम तो देखना, अगर किसी के पास इतना टाइम बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है तो उसको सब सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लें, जैसे साहिल सर ने बोला है। और आपको पता है सीए में हम कभी नहीं कह सकते ये कि एक सब्जेक्ट तो मैं बहुत अच्छा कर लूं बाकी मेरे ठीक ठीक चलते रहे। हमें सब सब्जेक्ट्स को एज अ होल लेके चलना है। तो सब सब्जेक्ट्स की इक्वल प्रैक्टिस करनी है हमें, ताकि कोई ये ना हो एक सब्जेक्ट में तो मैं बहुत अच्छा हूं और एक में एवरेज हो रहा हूं। नहीं, सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देके इक्वल प्रैक्टिस करनी है। हाँ, टाइम शॉर्टेज है तो सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस, लेकिन हर टॉपिक के जरूर उठा लो थोड़े थोड़े, कि हर टॉपिक का चाहे एक एक क्वेश्चन ही, पर टॉपिक, हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन अपने हाथ से हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। एक क्वेश्चन मैं अनायता मैम से और शौर्यम सर से पूछना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, जो मेरी ऑब्जर्वेशन जनरली रहती है। शौर्यम सर, ऑडिट के अंदर बच्चों को लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम आती है, या हम्म सेम चीज आई थिंक लॉ के अंदर है, वो प्रोविजन हम्म कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नहीं लिख पाते, कई बार बच्चा वो सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस केस में मतलब कितना मैटर करता है ऑडिट के अंदर वो की टर्मिनोलॉजी वो कितनी मैटर करती है ऑडिट के पेपर में, लॉ में या रेप्लिका वो प्रोविजन लिखना वो कितना मैटर करता है? क्या इट हैज टू बी नेसेसरी कि हम वो एग्जैक्ट वर्डिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल की ही लिख रहे हैं, या अगर मैं सिर्फ कीवर्ड ऑडिट में यूज कर रहा हूं अपने आंसर्स में, और लॉ के अंदर अगर मैं प्रोविजन अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं बट इट इज गिविंग अ सेम मीनिंग, क्या वो करेक्ट है या नहीं है? या वी हैव टू रिप्रोड्यूस दैट लैंग्वेज जो लॉ में या पर्टिकुलरली एक ऑडिट में पेपर में लिखी जाती है, बुक्स में होती है ऐसे? सो मतलब साहिल, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और ये मतलब हमेशा ही ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स हमेशा कहते तो यही है कि आके कि मेरा पेपर अच्छा हुआ, बट उनको फिर नंबर कम आते हैं तो फिर उनको ये रिलेट ही नहीं हो पाता कि क्या बेसिस रहा है। ठीक है, जैसे वंशज के साथ भी अभी ऐसा ही हुआ था कि उसको बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट वो नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हम जो लिख के आते हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली बेस्ट होता है, लेकिन वो कीवर्ड्स और जो आईसीआई जो हमारे से चाह रहा है वो हमारा शायद मैच नहीं होता। तो वो आंसर कहीं से गलत नहीं है, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी एज एन ऑडिटर वाली, अगर आप फील ही नहीं दोगे, क्योंकि देखो ऑडिट रिपोर्ट कल जो जानी है वो यूजर्स के लिए जानी है, तो अगर वो वैसी नहीं दिखेगी कि एक ऑडिट की रिपोर्ट की तरह, तो फिर हमारा तो ऐसे वो चाहता ही नहीं है कि वो बंदा अभी सीए बने जब तक उसे वो चीज ना आ जाए। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल सेम एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते और वो करना भी नहीं है, बट हाँ जो तुमने बोला की पॉइंट्स इज द मेजर पार्ट, तो हमें वो की पॉइंट्स या की वर्ड्स को सेम टू सेम ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वही अपने आप में ऑडिटिंग लैंग्वेज है। सो ऑडिट अपने आप में एक सेपरेट लैंग्वेज है, लॉ अपने आप में एक सेपरेट लैंग्वेज है। आप उस वाली लैंग्वेज को मत छोड़ो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा लिखता है कि मैंने डिसाइड किया कि ऐसे होना चाहिए, और ऑडिटर की लैंग्वेज में वो बन जाता है ऑडिटर कंक्लूड्स दैट कि ये इसका रीजन क्या होना चाहिए। तो डिसाइड और कंक्लूड अपने आप में सेम मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत मेजर फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप डिसाइड लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप कंक्लूड लिखोगे कि ऑडिटर कंक्लूड्स कि हाँ ऐसा होना ये होता है, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। तो वो छोटी छोटी चीजें एक लैंग्वेज डिस्क्राइब करती है, तो वो हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, वो ऑडिटर फील चाहिए तभी आप उसको लिख पाओगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे फोकस करता हूँ कि हमें एटलीस्ट अगर एक लाइन है तो उसके दो वर्ड्स हमें ऐसे जो पता है कि ये वर्ड्स यहीं आने हैं, हम उसको नहीं हिलाएंगे। ऊपर नीचे की लाइन में आप दिस दैट वगैरह वाला इजी वाली फील में जाओ, अपने कंफर्टेबल वे से लिखो, ताकि हम जो कंफर्टेबल लिखते हैं तो थोड़ा जल्दी में है। तो वो मैं चाहता हूँ वैसा ही रहे, लेकिन हमें कीवर्ड्स के ऊपर फोकस पूरे टाइम रखना पड़ेगा, तो हम उसको मार्क करते हुए चलेंगे। और हम बार बार उन्हीं कीवर्ड्स को मैं उन्हें दोहराता रहता हूँ, मैं उन्हीं लैंग्वेज में उनसे बात करने लग जाता हूँ पूरे सब्जेक्ट में। मैं कोई और लैंग्वेज चूज ही नहीं करता। हम कौन सा क्वेश्चन कंक्लूड करने वाले हैं, हम कौन से क्वेश्चन पे आने वाले हैं, तो हम वर्ड्स वही यूज करते हैं ताकि वो सब्जेक्ट की बातें होती रहें। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और लॉ में भी आई थिंक अनायता विल एग्री एंड शी हाँ, कैन ऑन इट नहीं कि अगर बिल्कुल ठीक बोला है शौर्यम सर ने कि सेम जैसे ऑडिट में होते हैं, लॉ में जब हम पढ़ते हैं, मैं क्लास में एक हाइलाइटर रखे हुए हैं हमने तीन, मतलब येलो कलर फॉर कीवर्ड्स, ठीक है, हम्म एंड ग्रीन हाइलाइटर फॉर न्यूमेरिक, जैसे 30 डेज 40 डेज मतलब 18%। हमने कुछ ऐसे चीजें रखी हुई हैं कि अलग अलग हाइलाइटर्स रख रखे हैं ना। तो क्योंकि जस्ट पेपर से पहले हमें होता है कि यार वो 30 दिन था या 60 दिन था 80 दिन था क्या था ना, तो सिर्फ ग्रीन वाले हमने नजर मार लेने फटाफट से पेपर से पहले, क्योंकि वो न्यूमेरिक लिमिट्स में कंफ्यूजन होती है। एंड बस येलो वाले हमने कीवर्ड्स देख के जाने हैं फिर पेपर से पहले, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि एक एक वर्ड हम पढ़ें। तभी कहते हैं मैम कि हमारा पूरा सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा।
कि वो स्मार्ट स्टडी एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे करना है, वो फर्स्ट डे से वैसे प्लानिंग चल रही है हमारी क्लासेस में, वैसे पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो वो चीज कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे बोलते हैं कि मैं मॉड्यूल का वर्ड टू वर्ड, बच्चा रट्टा चढ़ाने लग जाते हैं। एक तो रट्टा नहीं चलता सीए में। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको अपने आप पता चलते जाएंगे कीवर्ड्स कौन से हैं उस कॉन्सेप्ट में। बस उसको अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे भी इंग्लिश आती है आपको, कोई हाई फाई जरूरत नहीं है, बस वो कीवर्ड्स फिट होने चाहिए आपके। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम मॉड्यूल से नहीं लिखने की जरूरत, कीवर्ड्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता है, बस वो समझाना है आपने उसको। ठीक है, आपको पेपर प्रेजेंट ऐसा करना है। प्रेजेंट में बच्चे कहते हैं कि मैम सजा सजा के लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग बना के। ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो भी एक कला होती है पेपर की। आपको ऐसा पेपर लिख कर आना है, ठीक है, जैसे फर्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो सबसे आपको बेस्ट पता है ना, ताकि आपका ना जो पेपर चेक कर रहा है उसका मूड अच्छा रहे। जब वो चेक कर रहा है, मूड उसका खराब नहीं होना चाहिए आपका पेपर देख के। ठीक है, ऐसा पेपर होना चाहिए, जो पेन से लिख रहे हो उसी से आप कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दो साथ में, थोड़ा बीच में लाइंस गैप, वो चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों। आपको मूड अच्छा रखना है जो पेपर आपका चेक करेगा। रोना ना है उसको कि यार इसको कुछ आता तो है नहीं, क्या जरूरत है इसको, बस ऐसे ऐसे फटाफट चेक करो। मूड अच्छा रखोगे, पहले आंसर से पहली लाइन से पता चल जाएगा। जैसे शौरन सर ने कहा कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे वो लैंग्वेज लिखेंगे, पता चल जाएगा कि इसको आता है, पेपर पढ़ के आया है या नहीं। और अगर आप सेक्शंस जैसे लॉ में होते हैं और वहां पे स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे अकाउंट्स एंड ऑडिट में, ठीक है, कोशिश करते हैं हम कॉन्सेप्ट के साथ ही, वो ना कुछ रट्टा नहीं चढ़ाने की जरूरत होती। जब कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं वो अपने आप, वो नाम जैसे हम सबके नाम है, लॉ में सेक्शंस बता रखे हैं, उनके नाम ये है लॉ में, है ना, तो अपने आप वो याद होते रहते हैं। और जैसे हम बोलते हैं सोने पे सुहागा, आंसर लिख रहे हो साथ में सेक्शन नंबर भी डालो, इतना खुश हो जाएगा ना जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा कि वाह इसको तो कॉन्सेप्ट भी आता है अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर, तो इसको तो बस देते जाओ। वो मक्खन की तरह बस नंबर आपको देता जाएगा। आपको ऐसे पेपर लिखना है। एंड सेक्शन नंबर तभी लिखो इफ यू आर 100% श्योर। 100% श्योर हो तभी लिखना है। गलत की नेगेटिव मार्किंग होती है, पॉजिटिव का उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत अच्छी मार्किंग होती है फिर। ठीक है, तो ये चीज था। मैम एक क्वेश्चन हम पूछे, अगर मान लो मैंने प्रोविजन सही लिखी है किसी स्टूडेंट ने, लेकिन उसने हाँ सेक्शन नंबर गलत कोड कर दिया है, तो वो हाँ, आंसर 0 है, राइट? नहीं जीरो नहीं है आंसर वो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, नंबर कटेंगे गलत की। ठीक है, तो अगर आपको 100% श्योर है देन ओनली राइट सेक्शन नंबर। नहीं तो इसकी भी ट्रिक होती है जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप क्या लिख दो, एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे आगे चला दो फिर। ठीक है, पर हम क्लासेस में हमारी यही रहती है कि हम अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर कोड करके हैं, है ना, जैसे हम सबके नाम है, नाम के बिना हम सब अधूरे हैं, ऐसे लॉ सेक्शन नंबर के बिना अधूरा है ना। तो अगर 100% श्योर है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये लाइन डालकर हम आंसर शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट आपकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी और किसी को लॉ में और गाइडेंस हाँ चाहिए, जी, कुछ आप चाहिए, जैसे आप कुछ शौर्यम पूछना सर चाह ने रहे कहा थे। है अलग सेशन रखना है, तो सब्जेक्ट वाइज भी अलग सेशन हम रख सकते हैं। पिछले वाली ऑडिटिंग और इस वाली ऑडिटिंग में कितने चेंजेस हो? शौर्यन सर, वंशज का ये डाउट आ रहा है कि अ, पिछले जो सिलेबस था नवंबर 23 ऑडिट का और मई 24 ऑडिट में कितना चेंज है। सो आई थिंक फॉर दैट हम एक सेपरेट सेशन ऑडिट का रख सकते हैं और उसको सब बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट वुड बी इजी टू डिस्क्राइब, क्योंकि बस वो आई थिंक बेटा एक सेपरेट सेशन में हम वो चीज हम कंक्लूड कर देंगे। जी बिल्कुल। बच्चों, और किसका डाउट है? अनुज, भरत, देन साहिल, दीपिका, गिन्नी, ईशा। बच्चे आप में से कोई बच्चा भी कुछ और पूछना चाहता है, प्लीज लेट अस नो। गिनी का कोई अपडेट नहीं आया। आई थिंक गिनी ने लेट ज्वाइन हाँ करा है। गिनी, आपकी तरफ से बच्चे कोई अपडेट नहीं आया है। आपके बेटा कोई सवाल हो, कुछ आप बात करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप क्वेरी आपको कंफर्ट, पूछने है गिन्नी, आप पूछ सकते हो। इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इन द ग्रुप हाँ, या इस कुछ मीटिंग एक में, मैं नो कुछ इशू, बोलना आप चाह रही हमसे थी बाद में गिन्नी। भी कनेक्ट कर सकते। बोलो जी बोलो जी गिनी, गिन्नी। बोलिए। सर एडवांस अकाउंट की प्रेप के लिए पूछना था मुझे ओके, कि काफी चेंजेस आए हैं एडवांस ना। कौन में एग्जैक्टली आप अपना एग्जैक्ट डाउट रखेंगे गिनी, क्या है? यस सर, जैसे मैंने ग्रुप 1 में दिया था तो वो भी हुआ नहीं, तो उसकी प्रेप अभी कैसे कर रहे हैं? बच्चे मैंने स्टार्टिंग में ही यही कंक्लूजन करा था जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि सिलेबस के अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा है।
आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों पेंडिंग है, राइट? अभी यस सर। ओके बेटा, अगर आपने ग्रुप 2 का अकाउंट्स नहीं पढ़ा हुआ है बिल्कुल भी, और तो आपके लिए बेटा लगभग 70% सिलेबस चेंज है। तो हमने यही सजेशन दिया है कि एडवांस अकाउंट्स का अगर 70% सिलेबस आपने नया पढ़ना है, तो आपको पहले केटर करना पड़ेगा वेदर यू हैव दैट सफिशिएंट टाइम कि आप जो है वो 70% नया पोर्शन कवर कर पाए, उसको रिवाइज कर पाए। और आपका टेक्स्ट और लॉ क्या उस पोजीशन पे है, या आपको लगता है टेक्स्ट और लॉ उतना कंसेप्चुअली स्ट्रांग है दैट यू कैन मैनेज ग्रुप 1 इन मई? अदरवाइज हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जिस बच्चे को टाइम ज्यादा चाहिए ग्रुप 1 कवर करने के लिए, दैट स्टूडेंट कैन गो फॉर ग्रुप 2 इन मई 24। एंड साथ में आप एडवांस अकाउंट्स या टैक्सेशन जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है, आप वो साथ में स्टार्ट कर दीजिए फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। 2 आवर्स 3 आवर्स सुबह डेडिकेटेड आप देना शुरू कर दीजिए उस सब्जेक्ट को। देन आफ्टर दैट जस्ट फोकस ऑन द ग्रुप 2, क्लियर ग्रुप 2 इन मई। और उसके बाद आप ग्रुप 1 का तैयारी करके नवंबर में ग्रुप 1 अपना क्लियर कर लीजिए। सो मई में ग्रुप 1 हमने ग्रुप 2 का सजेशन दिया है उन बच्चों को जिनका सिलेबस लैकिंग है, मतलब जिन्होंने ग्रुप 2 का अकाउंट्स कभी भी पढ़ा नहीं है और आपको लगता है कि टाइम शॉर्टेज है। बट इफ यू फील यू कैन डेडिकेटेडली गिव सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टैक्सेशन और लॉ में, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप अकाउंट्स में ज्यादा टाइम अगर दे सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर ग्रुप 1। तो बच्चे ये हम कंक्लूजन हम दे रहे हैं। बाकी आप इंडिविजुअली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे थोड़ा एक आइडिया लग जाए, मतलब आफ्टर दिस मीटिंग आप मुझे इंडिविजुअली कॉल कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस ऑन थिंग कि आपका कितना पोर्शन हो रखा है, कितने कंसेप्ट क्लियर हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन गाइड बेटर। बेटा जो मैंने एक एडवाइस दी है रिगार्डिंग टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, स्पेसिफिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एडवांस अकाउंट सिलेबस, दैट इज अ जनरल गाइडेंस। आप लोग इंडिविजुअली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपका कुछ पोर्शन हो रखा है, आपको लगता है यू कैन मैनेज, तो इंडिविजुअली आप हमसे बात करके हम एक डिफरेंट कंक्लूजन पे भी जा सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि आपकी उतनी तैयारी है या यू कैन मैनेज ग्रुप 1, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर ग्रुप 1। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करके चलूं, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन अगेन द फैक्टर्स की हमारे पास टाइम कितना बचा है, चेंजेस कितने हैं, पेपर पैटर्न में चेंज है, तो जिन बच्चों ने कभी ग्रुप 2 का अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, गो फॉर ग्रुप 2। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर अकाउंट्स और टैक्सेशन जो आपका मन है, क्योंकि ये दोनों आपके बल्कि सब्जेक्ट्स हैं। 2 महीने लगाकर आप एक पोर्शन कवर कर लीजिए। अगर आप टैक्स अभी स्टार्ट करते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप जीएसटी कंप्लीट कर लो, या सिर्फ इनकम टैक्स कंप्लीट कर लो अभी, जीएसटी बाद में कर लेना, या सिर्फ जीएसटी अभी कर लिया, इनकम टैक्स बाद में कर लेना, एंड गो फॉर ग्रुप 2 प्रिपरेशन, और ग्रुप 2 आप देकर आ जाओ। अगर आप अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो तो 40-50% पोर्शन जितना भी आप अगले 2 महीने में कवर कर सकते हो उतना पोर्शन अभी कवर कर लो, बाकी पोर्शन आप मई के बाद कवर कर लेना, और देन गिव ग्रुप 1 इन नवंबर। दैट वुड बी द सजेशन। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स गिनी? सर आपको मतलब अगर पर्सनली कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं फिर बात बच्चे इंडिविजुअली? आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर एक बार टाइप भी कर देता हूँ, 7009170545। मैं ये साई नंबर सबको भेज रहा हूँ, चैट में मैं नंबर भेज रहा हूँ। आप ठीक है, मुझे एक बार इस पे कॉल कर ग्रुप में सकते भी हो, डाल व्हाट्सअप देंगे कर सब सकते हो। टीचर्स का नंबर। हाँ, ठीक है। हम साई व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बोलो मैं रेदर शौर्य। आपको एक काउंसलिंग वाले ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, यू कैन। जी शौर्य। मैं बस इतना बोल रहा था कि रेदर देन नंबर या किसी से पर्सनल डिस्कशन, क्योंकि जो तुम्हारी वाली जितने भी इंसाइट्स हैं ना, ये किसी एक बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हर किसी को चाहिए। तो बेटर है कि जैसे मेरा ऑडिट का एक सेशन है, यू प्लान वन अकाउंट सेशन, हम एक दिन डेफिनेटली आधे बेटा, पौने वी घंटे का विल। सेशन रख लेते हैं। ठीक है श्योर, ना? डेफिनेटली हाँ, सर। वो ज़्यादा बेटर मतलब है। तो एवरीबडी नीड्स टू बच्चे लिसन। हाँ, एक आई एम चिंकी अवेलेबल स्टूडेंट ने फॉर वन। हाँ, एक मैम स्टूडेंट आप और बोलो। ने ज्वाइन किया है, चिंकी ने। हाँ, उससे चिंकी भी ले लो। आपका कोई डाउट पूछो चिंकी। चिंकी है, आवाज आ रही है चिंकी को? आई थिंक चलो ठीक है। और चिंकी हमें फिर आपकी वॉइस नहीं आ रही, यू कैन जस्ट बेटा मैसेज आप चैट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं इस टाइम। ठीक है। एंड आज बच्चों जैसे एक हमारा कॉमन सेशन था नेक्स्ट, जैसे कि शौर्यम सर ने भी सजेस्ट किया था स्टार्टिंग में कि एक हम सेशन एक और कंडक्ट कर लेंगे। एंड उसमें जैसे हम रूम्स है ना शौर्यम से, जैसे रूम्स हम ब्रेक कर सकते हैं तो हम क्या सब्जेक्ट करेंगे, वाइज। एक सिंगल सेशन रख लेंगे 2 आवर्स का, जैसे आज रखा हुआ है, और इसके अंदर ब्रेकआउट रूम्स बन जाते हैं।
तो हम आपको अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स बना देंगे, आपके पास ऑडिट का सब्जेक्ट वाइज। भी होगा और सबका होगा। तो आप अपना प्रेफरेंस के बेसिस पे यू कैन चूज दैट अपना ब्रेकआउट रूम, और उसमें वो टीचर अवेलेबल होगा। यू गो, यू हैव द डिस्कशन, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यू कैन स्विच द ब्रेकआउट रूम टू द अनदर सब्जेक्ट। ठीक है, ताकि आपको बार बार अलग अलग मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने एक साथ डाउट्स, उसके लिए बेटर ये है, यू हैव ऑल द डाउट्स यू नीड। आप एक बार लिख के लेके आओ उसको, पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट वाइज कि आपको क्या पूछना है, क्योंकि टीचर का टाइम वैल्यूएबल होगा और आपके क्वेश्चंस भी तरीके से हमें मिलेंगे, तो हम भी लिख पाएंगे और हम उसका आंसर दे देंगे आपको। मैं जैसे वो आ जाएगा ना, एमसीक्यू बेस्ड आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली कैसे प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए, ये मैंने रूल आउट पे मेजरली। बच्चे, किसी और बच्चे का कोई डाउट? हाँ चिंकी, आप तो बेटा आप, देखो, ट्राई करो, अगर आपकी आवाज आती है अनम्यूट करके चिंकी एंड आप बच्चों, पूछ सकते डोंट हो। वरी एट ऑल, आवर सीएस टीम इज देयर फॉर यू ऑल। आप हमसे बच्चे देखो, कोई कोर्स लो ना लो, टेस्ट सीरीज लो ना लो, देयर आर सर्टेन सर्विसेज जो हमारी तरफ से फ्री रहने वाली है। अगर कुछ एक रिवीजन सेशंस ऐसे रहेंगे विच विल बी फ्रीली अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। अकाउंट्स की मैं पर्टिकुलरली बात करके चलूं, सो आई ऑलवेज टेक वन डे मैराथन बिफोर एग्जामिनेशन। तो मेरी वन डे मैराथन रहती हैं। अब मई में एग्जामिनेशन है, सो आई विल बी टेकिंग वन डे मैराथन इन मार्च एंड और से अप्रैल 1 to 10 के बीच। सो एनी वन कैन अटेंड दैट लेक्चर, चाहे आप मेरे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े। अदर बच्चों, देन दैट ऑन टेलीग्राम, हमें ढूंढना पड़ता था कि गाइडेंस के लिए कोई मिल जाए, है ना? तो वो चीज मतलब हमारे भी सच में सीए होने का कोई फायदा नहीं अगर हम अपने जूनियर्स को या आपको अगर सपोर्ट या गाइड ना कर पाए। ठीक है, तो अगर हम किसी वे में 1% भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाए आपकी स्टडीज में, आपकी लाइफ में, या कई बार हमारे को ना कई बार बात करने के लिए चाहिए होता है, जैसे रिजल्ट आया तो कई बार मतलब कुछ बहुत केसेस भी हमने बहुत बुरे बुरे अभी सुने हैं रिजल्ट के बाद, कुछ जो केसेस सुनने में आए, मतलब वो चीज नहीं जानी। ठीक है, किसी वे में भी अगर हम आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है, तो हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं चिंकी, आप चाहे बाद में कनेक्ट कर लेना इफ यू आर बच्चे आउटसाइड। जिस हाँ। बच्चे जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट सब्जेक्ट फैकल्टी इज अवेलेबल फॉर यू। आप उनसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अदर देन दैट डेफिनेटली देयर विल बी अ पर्टिकुलर सेशन फॉर एवरी सब्जेक्ट। मैं एक सेशन लूंगा जिसके अंदर मैं दोबारा से चेंजेस के बारे में बता दूंगा। आप लोगों के जो डाउट्स रहेंगे अकाउंट्स को लेकर, वो हम डेफिनेटली केटर कर लेंगे उस एक पर्टिकुलर सेशन में। सिमिलरली फॉर ऑडिट वी कैन हैव अ सेशन, अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम वो सेशन एक रख सकते हैं। ठीक है, सो डोंट बिल्कुल। वरी एट ऑल। और आप लोग कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली व्हेन वी ऑनलाइन आर इन क्लास, ऑफलाइन। बिल्कुल। उस टाइम पे हम नहीं अटेंड कर पाएंगे, बट यू कैन जस्ट वी कैन जस्ट फिक्स अ टाइम। अगर आपको जनरली जस्ट ऐसा है कि सर सिर्फ बात करनी है, कोई डिस्कस करना है, वी आर देयर फॉर यू। हम एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। यू जिस फैकल्टी के साथ आपको लगता है आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो आपकी जिससे आप बात करके आपको लगता है कि आप रिलैक्स फील कर सकते हो, ठीक है, वी विल बी देयर। अब आप हमारे साथ जुड़े हो, चाहे इस सेशन के थ्रू जुड़े हो, बेटा जब तक आपका इंटर क्लियर नहीं होता हम तो साथ नहीं छोड़ रहे। हमारी रेदर जो एकेडमी है CAH, हमारा मोटो ही यही है, वी विल नॉट लीव यू अंटिल यू क्लियर योर एग्जाम्स। और बेटा जब हम ये चीज कह रहे हैं वी मीन इट। तो हम आपका साथ नहीं छोड़ रहे, हमारी टीम आपके लिए है। आपको जैसी गाइडेंस चाहिए, जिस टाइप का आपको सपोर्ट चाहिए, इन वॉट एवर मैनर वी कैन सपोर्ट यू, वी विल विद इट। ठीक है, एंड शोरम से बच्चों को फिर कैसे उसका बताने, जो इंडिविजुअल सेशंस का मतलब ग्रुप में ही हम डाल दें जो हाँ, क्रिएट कर रखे हैं। आई गेस डिपेंड करता है कि हम कितने टीचर्स उस दिन अवेलेबल होंगे। तो अगर तो सारे भी हो जाते तो आई गेस 2 घंटे का सेशन हम एक प्लान कर लेते हैं आज की तरह, 2 to 4 जैसे हमने किया। और उसके अंदर हम ब्रेकआउट रूम्स बना देंगे के साथ। हाँ हाँ। तो बच्चे को अलग ठीक अलग है। रूम दिखेगा, एक नंबर होगा उसका। तो जैसे जैसे उसे जो भी सब्जेक्ट उसको देना है वो उसी वाले ब्रेकआउट रूम को मैनुअली हम उसको असाइन कर देंगे, वरना ऑटोमेटिकली भी हम उनको असाइन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस होते हैं हम्म। हमारे पास। तो वो उसमें चला हम्म। जाएगा। ठीक है, और तो हम ठीक है उसके जी। उसके साथ बात कर लेंगे। अगर पहले वो ट्राई करेंगे कि सारे बच्चे जो कॉमन डाउट्स वाले हैं वो एक ग्रुप में चले जाएं, ताकि उन सबका एक हम्म। कॉमन वो ले लिया जाए, ताकि उनको समझा दिया जाए जो भी कॉमन एरियाज वाले हैं। फिर उनका जो हम्म। पर्टिकुलर होगा वो हम उसको अलग अलग रूम में जाके पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं डाउट वाइज। ठीक है, तो तरीके से बिल्कुल। मैनेज एवरीवन ठीक है, टू। तो एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि एक सेम डे पे रखना है या सब्जेक्ट वाइज अलग डे, है ना? तो वो कोई कोऑर्डिनेट कर। डेफिनेटली
ईशा, आप बच्चे आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल पे भी आप कनेक्ट कर चुके हैं मेरे से पहले, आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम कर लेंगे। आई विल ट्राई कि मैं आज ही आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लूं इन बाय इवनिंग, ठीक है, वी कैन कनेक्ट ओके बाय इवनिंग। ओके सर। ठीक है। और इधर ऑफलाइन बच्चों की और कोई क्वेरी? साहिल एंड वंशज स्पेशली ऑफलाइन आए हैं ये बच्चे हमारे। ठीक है, हम जल्द बच्चे मिलेंगे, किसी साहिल एंड वंशज ऑफलाइन भी मिलेंगे हम। बच्चे किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, डोंट हेजिटेट एट ऑल। कुछ भी मन में चल रहा है, कुछ कहना चाहते हो, ओपनली बेटा डिस्कस करो। ये अपॉर्चुनिटी इस टाइम आपको मिल रही है, सारे फैकल्टीज हैं इस टाइम, 4 फैकल्टीज आपके साथ जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स के फैकल्टी हैं, लॉ के मैम हैं, चिराग सर हैं टैक्स के लिए, शौर्यम सर हैं ऑडिट के लिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क विद एनी फैकल्टी, वी आर हियर। अभी आई थिंक मनीष जैन सर भी हैं हमारे साथ बिल्कुल मनीष कॉस्टिंग के लिए। मनीष जैन सर हम्म। ने भी ज्वाइन कर लिया है कॉस्टिंग को लेकर, बेटा अगर कोई डाउट है देन मनीष जैन सर इज हियर ना। हम्म। कॉस्टिंग को लेकर किसी बच्चे का कुछ पर्टिकुलर डाउट है या तैयारी कैसे करनी है, किसी भी मैनर में मनीष जैन सर से आपको डिस्कस करना चाहते हैं, ही इज हियर। ठीक नो, है, देन हम कोऑर्डिनेट करके वी कैन वाइंड अप सब्जेक्ट दिस वाइज। सेशन आई थिंक। और बच्चे कुछ व्हाट वी चिराग विल सर डू, एंड शौर्यम सर आपको कुछ बोलना हो बच्चों को? चिराग कैन स्पीक अ लॉट, वो लेट आया है, उस पेनल्टी है उसको। कोई बात नहीं, मैं आप कर लीजिए फिर मैं कंक्लूड कर देता हूँ लास्ट में। अरे आपने कुछ कहना है आप कह दीजिए। नहीं, आई थिंक बच्चों मैं साहिल है, साहिल। डेफिनेटली, मैं बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बेटा हर किसी की ना अपनी एक जर्नी होती है, और आपको अपनी जर्नी जीनी है, आपको अपनी जर्नी एंजॉय करनी है। जिस दिन आप कंपैरिजन करना छोड़ दोगे ना, उस दिन आपका सफर आसान हो जाएगा। हम जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, अब मैं ना ये एग्जांपल मैंने पहले कभी अपनी एक क्लास में दिया था, आप लोगों के साथ एग्जांपल में शेयर कर। बेटा चंडीगढ़ से हम दिल्ली जाते हैं, जाने के रूट तो अलग अलग है, मंजिल तो एक ही है ना दिल्ली सबकी। कोई गाड़ी से जाता है, कहीं बाइक पे ही निकल जाते हैं, है ना, शौर्यम सर जैसे लोग बाइक पे ही निकल जाते हैं कहीं जानो, है ना। तो कोई कोई गाड़ी से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो, ऐसा होता है ना कि देखो सबने अलग अलग रास्ता पकड़ा, पहुंच तो सारे दिल्ली ही रहे हैं ना बेटा। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, लेकिन पहुंच तो सारे दिल्ली ही रहे हैं ना। अब रास्ते में जब गाड़ी से भी अगर आप जा रहे हो सकता है ना कि किसी का बीच में टायर पंचर हो जाए। तो जब टायर पंचर हो जाता है, क्या आप अपना रास्ता रोक देते हो, सफर रोक देते हो? जो चंडीगढ़ से निकले, चलो से हम अंबाला तक पहुंचे हैं, या फिर हम करनाल तक पहुंचे, करनाल में किसी के गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्या वहीं पे रुक जाते हैं, या हम वो रिपेयर करके हम आगे दिल्ली तक पहुंचते हैं? जाते हो ना दिल्ली तक। ये तो नहीं ना करनाल में अगर टायर पंचर हो गया जी वहीं रुक गए। तो बेटा जब हम ट्रेवल करते टाइम अपना रास्ता नहीं रोकते, सफर कंप्लीट करते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तो ये मंजिल आपने चुनी है ना कि अपने नाम के आगे सी ऐड करना है। तो बेटा अगर बीच में अगर कुछ अड़चन आ भी गई, बीच में एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग भी गया, कुछ दिक्कत आ भी गई, तो घबराना नहीं होता। फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। उसको एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना, तैयारी करना। उसको आप एक्सेप्ट कैसे करते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, दैट इज गोइंग टू डिफाइन। मार्कशीट में फेल होने से आप फेल नहीं होते। एक इंसान तब फेल होता है जब वो क्विट करता है। और एक सीए जो जर्नी स्टार्ट करता है ना, जो बच्चा सीए बनना चाहता है ना, वो कभी क्विटर नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना, यू आर नॉट अ क्विटर बेटा। और कईयों की लाइफ में शायद ना डेस्टिनी में कुछ होता है। जिन बच्चों का ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों पेंडिंग है, जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, नहीं कर पाए क्लियर, बेटा क्या पता आपकी डेस्टिनी में न्यू सिलेबस में ऑल इंडिया रैंक लिखा है, क्या पता आपका नाम उस रैंक लिस्ट में आना है, इसी वजह से आपका इंटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इट इज ऑन अस कि हम उसको किस पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर जाते हैं।
एक तरीका है सर पकड़ के बैठ जाओ, टाइम वेस्ट कर दो कि हमारा तो क्लियर हुआ नहीं, हम क्या करें, फिर 20 दिन ऐसे निकाल देना, फिर पढ़ने बैठना, फिर रियलाइज होगा एंड में जाते जाते सिलेबस पूरा नहीं होना, फिर सर पकड़ के बैठ जाना, यार मैंने तो 20 दिन खराब कर दिए थे। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम क्लियर नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हमारे एंड पे कमी रही है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है। और बेटा जो तुम्हारे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करा है और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आपके पेरेंट्स, किसी और के लिए नहीं। आपने बेटा अपने नाम के आगे सीए ऐड करना है ना, वो अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। उनसे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं। मैं अगर आज सीए हूं तो इट इज ड्यू टू माई फादर, इट इज ड्यू टू माई मदर। वो मेरी मदर का सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का सपोर्ट रहा है, ठीक है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है कि मैं आज चार्टर्ड हूं। नहीं तो शायद मैं शायद चार्टर्ड कभी ना बनता। दोस्तों का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, लेकिन जो रोल मेरे फादर मदर का या मेरे ब्रदर का है, वो रोल शायद उतना रोल मेरे टीचर्स या मेरे दोस्तों का नहीं। आपने सीए अपने लिए बनना है, अपनी फैमिली के लिए बनना है। कितना अच्छा लगेगा जब आप सीए बनोगे, जब कहते हैं ना कि हाँ जी, जब फादर आपके कहेंगे ना कि जी मेरा बेटा सीए है, जी मेरी बेटी सीए है, एक बार देखना वो कितना प्राउड फील करते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योर पेरेंट्स एंड योर ओन। किसी और के लिए नहीं करना, हमारे लिए नहीं करना, अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। उससे बड़ी मोटिवेशन बच्चे नहीं है। मोटिवेशन ढूंढने के लिए बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। मोटिवेशन आपके घर में है, आपके साथ रहती है, आपके अंदर है। इनर मोटिवेशन इज द बेस्ट। आउटर मोटिवेशन आपको, कहते हैं ना, आग लगाएगी आपके अंदर 2 दिन के लिए। मैं जो इस टाइम पे बोल रहा हूँ वो कुछ, या हमने जो भी बोला, आपके अंदर 2 दिन के लिए आग लगाएगी, 3 दिन के लिए लगाएगी, हफ्ता पढ़ लोगे ढंग ढंग से, हफ्ते बाद वो ठंडी हो जाएगी। मैं ना एक एक्टिविटी करवाता हूँ, अगर अलाउ करें बाकी फैकल्टीज, तो मैं यहाँ पे बच्चों से एक एक्टिविटी कराना चाहूंगा अगले बस 2-3 मिनट। कहना है, मेरी क्लास में ही रहता है सर करा मोटिवेशन लो। सेशन। उससे पहले मैं सब बच्चों को 1 मिनट, साहिल सर, एक लाइन जो सर ने जी बोली जी कि जी। इनर मोटिवेशन होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप जिंदगी में एक मकसद तय कर लो, मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, आपको ये वजह पता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सीए कर रहा हूँ दिखी जाएगी। जिस दिन आपको बिल्कुल। ये तय कर लोगे ना, मैं क्यों कर रहा हूँ सीए, एक मकसद से कर रहा हूँ, किस मकसद से, वो आपको होना चाहिए। मैंने सीए करने के बाद ये अचीव करना है, सीए करने के बाद मैं ये अचीव कर सकता हूँ। जिस दिन आपको वो मकसद क्लियर हो गया, आपकी इनर मोटिवेशन का लेवल भी बहुत इंक्रीज होएगा। आप बहुत सिंसियरिटी से पढ़ेंगे। एक पिक्चर नहीं तो, पिक्चर कभी भी एडवाइस नहीं करी जाती। 12th फेल मूवी आई है एक, वो आईएएस के ऊपर है, क्योंकि आईएएस में भी बहुत अटेम्प्ट्स पड़ते हैं। अभी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी आई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से जरूर देखना 12th फेल। आपको एक मोटिवेशन मिलेगी उसको देख के, कि आप लोगों के पास तो भी इतने रिसोर्सेज है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ स्टोरी। उस बंदे के पास रिसोर्सेज तक भी नहीं है, ही इज वर्किंग ऑल डे एंड स्टडिंग ऑल नाइट, बट स्टिल ही क्लियर्स द आईएएस। और उस बंदे ने आईएएस क्लियर करी जिसको आईएएस का मतलब तक नहीं पता था। पर हाँ, जिस दिन उसको मकसद पता लग गया, मैंने आईएएस क्यों करनी है, मुझे किस मकसद के कारण कर रहा हूँ, उसका डेडिकेशन लेवल एक अलग लेवल पर ही चले गया। तो अपने जिंदगी में मकसद भी एक क्लियर रखना, मैं सीए क्यों कर रहा हूँ। साहिल सर आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैंने इतना ही कहना। मैं, सर ने 12th फेल की बात करी, मैं आपको 2 सीरीज और कहूंगा। अब ये मत कहना कि सर हम तो पढ़ने का पूछने आए थे, आप लोगों ने हमें सीरीज बता के भेज दिया है। बेटा एक सीरीज है एस्पिरेंट्स, अनदर बिल्कुल वो भी। मोटिवेशनल, एक है कोटा फैक्ट्री। एंड हमें भूलना नहीं चाहिए, अब तो हमारे ऊपर भी एक सीरीज है हाफ सीए के नाम से, ठीक है ना, हमारे ऊपर भी सीरीज बन चुकी बेटा एक। अच्छा, अब बच्चे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से, ठीक है, वी विल जस्ट कंप्लीट दैट एक्टिविटी, फिर हम ये सेशन एंड कर देंगे। मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, किसी और फैकल्टी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी आंखें वैसे ही बंद होने वाली है ना अगले 2 मिनट। तो मैं सभी फैकल्टीज को ये कहूंगा, बेशक आप भी अपनी वीडियो बंद कर लीजिए इस टाइम पे, मैं भी वीडियो बंद कर। हाँ जी, बेटा ये एक्टिविटी मैं करवाता होता हूँ अपने हर एक क्लास के अंदर, ठीक है, जब भी मेरे 1 डे मैराथन चलते हैं।
आप लोगों ने बेटा मेरी ना सिर्फ वॉइस के ऊपर फोकस करना है। मेरी वॉइस माना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सुरीला नहीं हूं बेटा इतना, स्टिल मेरी वॉइस के ऊपर बस अभी आप लोगों ने फोकस करके चलना है। और एक मेरा बात मानेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? सभी बच्चे बेटा इस टाइम अपनी आंखें बंद करो, आईज क्लोज होनी चाहिए, किसी की आईज ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करते हैं। आप लोग ना मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत कर रहे हो, ठीक है? लगे पड़े हो बेटा, सुबह उठते हो, नहाए धोए फ्रेश हुए, पढ़ना शुरू किया, पूरे दिन अपना पढ़ रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, आपके एग्जामिनेशन का टाइम आ गया, ठीक है? पहुंच गए, इमेजिन कर लिया सबने? किसी ने आंसर नहीं देना, बस अपने माइंड में सोचो, इमेजिन कर लिया, पहुंच गया वहां तक, पहुंच गए। आपने पहला पेपर दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, फोर्थ दिया, फिफ्थ दिया, सिक्स्थ दिया, आखिरी पेपर खत्म। अब आपका 40 दिन का इंतजार शुरू। 40 डेज बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, वही 40-45 डेज बाद। मान के चल रहा हूं मई 1 को ही आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, मई 2 को आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, वही कुछ जुलाई, स्टार्टिंग में जुलाई 10 की डेट है, ठीक है? आईसीए की नोटिफिकेशन बचती है, सीए इंटर एंड फाइनल रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन जुलाई 12 और जुलाई 13, जुलाई 12। अभी आप उठे हो बेटा, सुबह सुबह आपको पता है इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आपके पापा घर पे हैं, आपके मदर घर पे हैं, आपकी जो फैमिली है जिनके आप सबसे क्लोज हो वो आपके आसपास बैठे हैं। कर लिया इमेजिन, सीन आ गया सामने को। आपने अपना लैपटॉप ऑन करा, आपके हाथ कांप रहे हैं, आप फटाफट देख रहे हो आपका रोल नंबर कहाँ पड़ा है, किसी को अपना एनआरओ नंबर नहीं याद आ रहा, किसी को रोल नंबर नहीं याद आ रहा, ठीक है? फटाफट ढूंढ के आपने एक अपना एनआरओ नंबर टाइप किया, अपना रोल नंबर टाइप किया और करा सबमिट। सबमिट में क्लिक नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है ना अंदर से, डर लग रहा है अंदर से, सबमिट पे क्लिक नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने सबमिट में क्लिक किया, वो स्क्रीन घूम रही है, आपके सामने आता है आपका रिजल्ट, उसमें लिखा है पास। आप चेक करते हो रैंक लिस्ट, अपने मार्क्स देखते हो, आप देखते हो आपके हैं किसी सब्जेक्ट में 90+, मार्क्स आपके आ रहे हैं 600 में से 480+, 490, 500, 510, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। रैंक लिस्ट चेक करते हो, आप देखते हो उसमें आपका नाम है। जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट, आप रो रहे हो, देयर आर टेयर्स इन योर आईज, देयर टेयर्स इन योर फादर्स आईज। आपकी मम्मा बस रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस खुशी के आंसू हैं। आपके फादर जो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, उन्होंने आपको गले लगाया हुआ है। आपका भाई खुशी के मारे चिल्ला रहा है, आपकी सिस्टर घूम रही है घर में खुशी के मारे, ठीक है? बस पूरी फैमिली एक साथ है, गले लगाए हुए सबने एक दूसरे को, बस सारे रो रहे हैं। कर लिया इमेजिन? आईज ओपन, ऑनेस्टली बताना कैसा लगा? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली सभी बताएंगे कैसा लगा। अच्छा लगा? जो चीज इमेजिन करने में इतनी अच्छी लग रही है, जिस दिन वो सच हो जाएगी तब कैसा लगेगा? तो जब भी लगे ना कि अब पढ़ा नहीं जा रहा, यार अब नहीं हो रहा मेरे से, बस जो मैंने अभी करवाया ना उसको रिकॉल कर लेना, उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं है बट, उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं है। अगर आपको ये चीज भी पास नहीं करा सकती ना, या ये चीज भी अगर आपको मोटिवेट नहीं करनी ना पढ़ने के लिए, मुझे नहीं लगता बेटा कोई ऐसी चीज है जिससे आप मोटिवेट हो। इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं, ठीक है? सो ठीक है, दिस और वाज किसी इट। और किसी बच्चे ने कुछ बोलना हो? ठीक है, चिराग से, शौर्यम से, शौर्यम से आप बोलो कुछ, अब लास्ट में फिर हम वाइंड अप करें। अरे इतना ठीक कुछ है, बोल दिया बच्चों के लिए, वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे लगता है आज हाँ। नहीं छोड़ देते हैं। तो मैं बस एक छोटी सी
चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में देखी है ना, और थ्रू आउट द टाइम विच आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो मेरे से पूछते थे कि वाई हाउ वी आर डिफरेंट विद यू। तो मैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछता था कि तुम सीए क्यों कर रहे हो? तो सम आर लाइक कि हमें सीए क्यों बनना है, क्योंकि हमें उनको इंटरेस्टिंग लगता है कि दे आर इंटरेस्टेड। सम सेज कि सर इंटरेस्टेड है, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है। श्योर आंसर प्लीज सम लाइंस। अरे अरे ऐसे हाँ मत बोलो। देखो, डिमांड है बच्चों की। तो मुझे बड़े लोग मिलते थे, बट मेरे को ना हमेशा से एक चीज प्रॉब्लम देती थी कि अगर आप किसी चीज के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड हो ना, तो आप उस चीज के लिए बहुत आराम से एक्सक्यूजेस ढूंढ लोगे। यू विल ऑलवेज फाइंड सम एक्सक्यूजेस विद यू बिकॉज यू आर जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट इट। क्योंकि इंटरेस्ट आपको कभी भी एक मूवमेंट तक लेके जाएगा, स्टार्ट करवा देगा, यू विल बी हाईली मोटिवेटेड, बट दे विल यू विल नॉट अचीव इट। क्योंकि अचीवमेंट और इंटरेस्टेड ये दोनों आपस में कभी मिलते ही नहीं है। इंटरेस्टेड के साथ में ना आपको कमिटेड वर्ड जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो अचीवमेंट में कन्वर्ट होता है। यू हैव टू बी कमिटेड अबाउट इट। जो मेरे को चिराग जब बोल रहा था, मैं तब ये लाइन ऐड करना चाह रहा था कि जब उसने स्टार्ट नहीं किया था 12th फेल में, तो जब उसे पता चला तो उसे बड़ा हाईली पावरफुल रोल सा लगा। वो इंटरेस्ट हुआ सिर्फ उसको कि यार मुझे ऐसा कुछ बनना है कि बस दुनिया हिला दूंगा मैं एक बारी के लिए। बट उसे नहीं पता था कि वो किस किस वाली सिचुएशन में जाने वाला है, मतलब उसको क्या फेस करने वाला है। पहले तो वो घर पे रहता था, मम्मी पापा के साथ मस्त खाना मिलता था उसको, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ रहा है, उसके बाद वो पूरी आप मूवी देखोगे, ठीक है। तो हाँ, उसको बहुत सुंदर सी लड़की भी मिली है, डेफिनेटली बहुत अच्छी सी प्यारी सी। वो भी तुम्हारे को इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी, एक लव स्टोरी, हाउ द पर्सन विद यू कैन हेल्प यू टू गेट बेटर। बट मेरे को बड़ा हमेशा से लगता था जो लोग सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, यू वॉन्ट मेक अ मार्क। हाँ, तुम बहुत बहुत क्लोज पहुंच जाओगे, शायद तुम अचीव भी कर लोगे कुछ ना कुछ, बट अगर तुम उसी में कमिटेड हो जाओगे तो मुझे लगता है यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली गोना विन इट। और सम लाइंस जो लोग बोल रहे थे ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने एक लिखा था बट मैंने छोड़ दिया। जो साहिल ने एक रीजन दिया था कि हम लोग सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा में फोकस करना चाहिए बट रेदर देन रीडिंग इट, तो मैंने एक शायरी डाल दी उसके ऊपर, तो मेरी लाइंस यहाँ खत्म हो जाती हैं। तो ये पढ़ लेना जिसको पढ़ना हो, जिसको मतलब जो इसको थोड़ा उर्दू समझ आती है शायद उसको थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी, बट अगर नहीं आती तो इट्स फाइन। तो ये एक फ्रेज है किसी गालिब का, तो वो यूज़ करते थे इसमें। तो वो समझाता है कि आपको राइटिंग की वैल्यू कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप ऑडिट करते हो सिर्फ सब्जेक्ट्स का, सिर्फ उतने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ऐसे थी कि मकबरा लिखने का इतना मजबूत था। मकबरा क्या होता है कि इंपॉर्टेंस। तो मकबरा लिखने का इतना मजबूत था कि वो कह गए हम लिख गए, ठीक है। कि वो कह गए और हम लिख गए। मिले वो जिस दिन उस गली में वापस, मिले वो जिस दिन उस गली में वापस, सुनाई वही दास्तां हमने फिर से, सुनाई वही दास्तां हमने फिर से, तो जाना कि वो भूल गए हम पी गए। ठीक है। कि वो उन्हीं की लाइंस वही थी जो उन्होंने बताई थी, सिर्फ मैंने लिख ली और उन्होंने कही थी। द सेकंड टाइम मैं उनसे मिला तो वो भूल चुके थे और मेरे पास आज भी थी। ठीक है। तो मतलब द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग कैन टेक्स यू एनीवेयर, बट आप सिर्फ बोलोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे, यू वोंट अचीव इट, आपको भूल जाओगे कल। तो ऐसी सिलेबस में भी होता है हमारे साथ। तो एक बार ये बड़ा प्यारा सा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया। कीप इट विद यू। और सेशन एंड करते हैं आज का। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं कैसे आएगी, फैला देना इसको, ठीक है, शायद फैला देना हम सबको। ठीक है, चलो। ऑल द बेस्ट एंड वी आर चलो ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। किसी भी टीचर की आपको जरूरत हो, जस्ट डोंट हेजिटेट, किसी को भी बता दो। जिसका नंबर नहीं है ले लेना, ग्रुप में सबके नंबर्स मिल जाएंगे आपको। और सीए एज आप लोगों के लिए खुला है बिल्कुल, जब मर्जी आओ, जस्ट कॉल समवन कि हमें आना है, हमने विजिट करना है, एंड यू विल फाइंड 1 or 2 फैकल्टीज ओवर देयर। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय ठीक बाय। मेरा भी ठीक सेशन है, है। इसको ऑडिट पढ़ना हो चलो 4:15 क्लास विल गेट स्टार्टेड, आ जाओ। ठीक है, चलो, ठीक है। बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय चलो, एवरीवन। बाय बाय चलो, बच्चों, बच्चों। ऑल दी थैंक बेस्ट यू बाय। सो स्टूडेंट्स। मच बाय। थैंक यू एंड थैंक सो ऑल यू। मच द सर, बेस्ट। बाय सर, मैम। Done. बाय Bye बाय बच्चों। बाय बाय। बाय।